हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे आपके सोशल साइंस यानी एसएसटी की महामैराथन क्लास की। देखिए, आज की वीडियो के अंदर आपके जो एनसीईआरटी आती है सोशल साइंस में, क्योंकि आप सभी को पता है आपका सीटेट का एग्जाम होने वाला 31 जनवरी को, और आपके पेपर 2 में सोशल साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज की वीडियो के माध्यम से जो आपके 60 नंबर आते हैं, ये आपके एनसीईआरटी का कंटेंट मैं आपको करा दूंगा। इतनी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आज आपकी महामैराथन, इससे ज्यादा एनसीईआरटी आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जल्दी से लाइव आइए और बताइए मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है। देन मैं उसके बाद क्लास स्टार्ट करता हूं। साथ ही एक और जरूरी बात, इससे पहले मैं सभी सब्जेक्ट की महामैराथन क्लास ले चुका हूं। सीडीपी मैंने कंप्लीट करा दी, ईवीएस को मैंने कंप्लीट करा दिया है, मैथ्स आपकी कंप्लीट हो गई, चाहे आपकी पेडागोजी हो ईवीएस की, चाहे आपकी मैथ्स की हो, पेडागोजी हो न्यूमेरिकल। तो इनकी जो आप वीडियो है, जो महामैराथन क्लास है, वो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। यूट्यूब पर सर्च मार लेना सीटेट मैराथन और साथ में मेरा नाम लिख देना सचिन, आपको ये सारी मैराथन क्लास मेरी मिल जाएगी। उसके अलावा सोशल साइंस में आज आपकी कंप्लीट कर दूंगा। अब इसके बाद बचेगा क्या आपका, बचेगी आपकी इंग्लिश और आपकी संस्कृत। ठीक है, और हाँ, हिंदी की भी मैंने रख दी है। सबसे ज्यादा मैराथन की वीडियो तो यही चल रही है मेरी, हिंदी वाली। ठीक है, तो इनको देख लेना। इंग्लिश और संस्कृत की महामैराथन क्लास जल्दी ही मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इंग्लिश और संस्कृत की आपकी रह गई है। बाकी सब्जेक्ट की मैं कंप्लीट करा चुका हूं। इनको आप यूट्यूब पर सर्च मार लेना और साथ में मेरा नाम लिखना, आपको सभी मिल जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा 31 जनवरी तक बिल्कुल अपनी तैयारी पूरी तेज कर दीजिए। जो भी लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, इनमें अपना पूरा एफर्ट लगा दो जैसे मैंने लगाया हुआ है, और आपका देखना सीटेट का एग्जाम जरूर पास होगा, जितनी मेहनत आप लोग कर रहे हो। मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग भी सब ठीक होंगे। तो चलिए अब मैराथन क्लास को मैं स्टार्ट कर लेता हूं सोशल साइंस की। अच्छा देखिए, मैं सोच रहा था कि मैं जो आपकी सोशल साइंस की महामैराथन क्लास है, कि क्यों ना मैं क्वेश्चन आंसर ले दूं। फिर मेरे मन में आया कि क्वेश्चन आंसर लेने से कुछ नहीं होगा भाई, मैं सारे क्वेश्चन आंसर ले भी दूंगा तो आपके ये मान लीजिए 10-12 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर मैंने चीजें सोची कि मैं आपको डिटेल में कराऊंगा पूरी एनसीईआरटी। आज आपको पूरी एनसीईआरटी डिटेल में कराऊंगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको छूट नहीं पाएगा। क्योंकि बेसिकली जो आपका सीटेट के अंदर आपकी सोशल साइंस पूछी जाती है, वो आपकी डिटेल में पूछी जाती है। ठीक है भाई, कोई एक आपको टॉपिक दे देगा, उसके बारे में आपको सभी जानकारी पता होनी चाहिए। इसलिए मैंने आज की वीडियो आपके लिए डिटेल में बनाई हुई है, ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए और एग्जामिनर कुछ भी पूछा आप लोग उसका आंसर दे दो। पहले बात करेंगे भारत के संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। कंफर्म आता है यहां से आपका क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, 100% लिख लो। तो जितनी भी संविधान के बारे में चीजें, उनको मैं स्टार्ट कराता हूं। चलिए देखते हैं जी फ्रेंड्स। इंग्लिश और आपकी संस्कृत जल्दी मिल जाएगी आपको मैराथन क्लास। आज आपकी सोशल साइंस को कंप्लीट कर लेते हैं। पहले पढ़ते हैं संविधान के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, ये हम सभी को पता है। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया था। यह क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा गया है कि 26 नवंबर 1949 को पारित कर लिया था या इसको अपना लिया गया था। ठीक है, ये वाला आपका क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट के एग्जाम में। और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हो गया। आज क्या है आपकी भाई, आज भी आपकी 26 जनवरी है। ठीक है, यह बात तो आपको पता ही होगी। आगे इसी दिन की याद में हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। तो संविधान से संबंधित मैंने आपको चीजें बता दी। आगे देखते हैं और देख लेना, यही से आपके क्वेश्चन बनेंगे जो आपके सीटेट के एग्जाम में बनेंगे, क्योंकि आज चीजें मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूं। आगे पढ़ते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, यानी फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आगे देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है। देखो, इसके अलावा एक चीज आप और लिख लो इसके अंदर, कि जो मसौदा समिति थी, ठीक है, इसको भी लिख लो। जो मसौदा समिति थी, ये आपका सीटेट में पूछा गया था। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भाई मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इस पॉइंट को और लिख लो आप अपने साथ के साथ। आगे देखते हैं जी। हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी को। आज संविधान की बात हो रही है। भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, इस अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो। आपका संविधान कंप्लीट, ये संविधान का 1 नंबर का यहां से बनता है। अगले टॉपिक में बात करेंगे अनुच्छेद की। कंफर्म 1 नंबर का अनुच्छेद आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। 2 भी नंबर का भी आ सकता है, 3 का भी आ सकता है, लेकिन 1 का जरूर आपके सीटेट के एग्जाम में आता है।
तो सभी महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है उनके ऊपर करते हैं डिटेल में बात, ताकि कोई भी पॉइंट छूटना ना पाए। पहले बात करेंगे आर्टिकल 17 की, अनुच्छेद 17 की। तो इसके अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत या अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता, इस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग। इसका मतलब यह है कि छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार इस तरीके के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। लिहाजा अब ये जो है क्या है, एक दंडनीय अपराध है अगर कोई इस तरीके की कोई घटना करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 17 के अंदर आपको क्या चीजें उल्लेखित है वो मैंने आपको बता दी। अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 15। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, उनके अंदर किसी भी चीज के अंदर XYZ हो, भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस चीज का उल्लेख है आर्टिकल 15 के अंदर। अगला देखते हैं। और आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर आज तक सीटेट में उठा के देख लेना, आपका यही से क्वेश्चन बने और आगे भी यही से बनेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में यही है जो आपको करा रहा हूं। ठीक है, इसलिए चीजें आज डिटेल में करा रहा हूं ताकि कोई पॉइंट आपको छूटे ना। भैया सचिन को इसको ऊपर रखो, आपको इसको टॉप करके दिखाना है इस बार। ठीक है, अगला पढ़ते हैं आर्टिकल 21। इसकी व्याख्या करने के बाद यह कहा गया था कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। देखो, जीवन के अधिकार का क्वेश्चन कितनी बार आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है कि जीवन के अधिकार के अंदर क्या क्या चीजें हैं। अब पढ़ते हैं डिटेल में, ये बहुत बार आपका पूछा गया है। इसलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन की योजना यानी मिड डे मील की योजना, कल ही जो ऑनलाइन वीडियो हुई थी उसकी ईवीएस की, उसमें मैंने बताया था मिड डे मील की योजना कब शुरुआत हुई थी और कितने ब्लॉक से हुई थी। कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कब हुई थी स्टार्ट, ताकि पता लगे कितनी तैयारी हो गई आपकी, कि सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। अनुच्छेद 21 द्वारा दिए गए जीवन के अधिकार का दायरा बहुत ही व्यापक है। यही से तो क्वेश्चन बनेगा, व्यापक है। अब देखते हैं क्या बनेगा क्वेश्चन। इसमें है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन का अधिकार माना गया है। सीटेट के अंदर देखो कितनी बार पूछा गया है, पानी का अधिकार किसको माना गया है? जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कई मुकदमों में यह कहा है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है। ठीक है, और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। देखो, ये वाला क्वेश्चन आपका बना हुआ है कि जो शुद्ध हवा का अधिकार है वो किस अधिकार का हिस्सा है। सीटेट में पूछा गया है ना ये वाला भी, तो ये भी जीवन के अधिकार का हिस्सा है। तो पानी का अधिकार, शुद्ध हवा का अधिकार, ये सब हमारे जीवन के अधिकार के हिस्से माने गए। आपका कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते हुए आगे। इसलिए मैंने कहा था मैं क्वेश्चन आंसर नहीं कराऊंगा आपको, वरना क्वेश्चन आंसर मैं आपको 200-300 करा देता। मैं आपको चीजें डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 22 की, कि इसके अकॉर्डिंग प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपने बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। आगे मौलिक अधिकार के ऊपर भी आएंगे, यहां से क्वेश्चन बनता है, इसको भी आज उधेड़ देंगे। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और फ्रेंड्स देखो, इसको आप सीटेट के पर्पज से मत पढ़िए, ये चीजें जानना आपको अपने व्यक्तिगत जो आपकी जीवन है उसमें भी जानना जरूरी है, क्योंकि आपके डेली लाइफ में भी काम आएगी। अगर आपको ये चीजें पता होगी ना, तो आप किसी से बहस कर सकते हो अच्छी, कोई आपके अधिकारों को हनन भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसको खाली सीटेट के पर्पज से मत पढ़िए, आपका जॉब में तो ये काम आएगा, जॉब इससे आपको मिलेगी, लेकिन आपकी जो लाइफ है उसमें भी काम आएगा। देखते हैं कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। अगर पुलिस को गिरफ्तार करने आती है तो पूछो कि भाई गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार भी है। ये आपका सीटेट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो 24 घंटे के भीतर। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार भी होता है। आगे देखते हैं थोड़ा सा और। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, कि भाई पुलिस मार कूट के बोल दे कि भाई ले अब तेरा तो इसे अपना ले, तो मार कूट से तो अपना लेगा, लेकिन इसको क्या किया जाएगा, इसको सबूत नहीं माना जाएगा इसको। ठीक है, ये आपका सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन। 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता है। ये आपके देखो अधिकार आपको सब कंप्लीट हो गए। ये आपके जानना जरूरी है, सीटेट के लिए भी, आपकी जॉब के लिए भी, आपकी लाइफ के लिए, आपकी जिंदगी के लिए। ठीक है, ताकि कोई आपके अधिकारों को हनन ना कर पाए। चलिए बात करते हैं आगे के टॉपिक की। फ्रेंड्स, आज आपकी सोशल साइंस को निपटा देंगे, आज इसको करते हैं खत्म। अगला आर्टिकल आपका 39A। तो संविधान के अनुच्छेद 39A में ऐसे नागरिकों को
वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है, यानी स्टेट के ऊपर सौंपी गई है। किन को सौंपी गई है? जो या तो गरीब है या किसी वजह से वकील नहीं रख सकते, तो उनको स्टेट गवर्नमेंट एक वकील हायर करती है कि भाई आप लोगों के लिए ये वकील है। आगे देखते हैं। अगला आ गया आपका वायुमंडल के बारे में। यहां पर भी लिख लो आप कंफर्म। अच्छा, जितने भी टॉपिक मैं ले रहा हूं ये मानकर चलो एक नंबर आपके 100% मानकर चलिए। एक से दो आ जाए, तीन आ जाए, वो आपके ऊपर बात है, लेकिन एक एक टॉपिक से एक एक नंबर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, मैक्स सरोज जी आपने आंसर सही दिया है 1995 मिड डे मील का, तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। अगला देखते हैं एटमोस्फेयर। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण और जलवाष्प, जिसको वाटर वेपर बोलते हैं, यानी जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, तो वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। ये पढ़ लिया आपने वायुमंडल के बारे में। क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आता है? क्वेश्चन आपको दे देगा वायुमंडल स्लैश मार देगा, इसके नीचे आपको 4 ऑप्शन दे देगा। अगर आपको ये चीजें डिटेल में पता है जो मैंने बताई, तो 3 ऑप्शन सही वाले आप लोग बता दोगे, गलत वाला ढूंढ दोगे। इसलिए मैंने कहा आज आपको मैं चीजें डिटेल में पढ़ाऊंगा। एक सेकंड, मेरी आवाज सही नहीं आ रही है, बताइए। आवाज तो प्रॉपर चल रही है? चलिए ठीक है, नेटवर्क का कोई इशू नहीं है, करते हैं आगे। देखते हैं, ये आ गई आपकी सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, कि एटमॉस्फेयर ओ के स्ट्रक्चर, यानी वायुमंडल की संरचना। यहां से आपका एक नंबर की लेयर पूछी जाती है कि जो हमारी वायुमंडल है वो 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। इन 5 परतों में से एक परत, एक लेयर आपके एग्जाम में हमेशा देखने को मिलती है। तो चलो पांचों को निपटा देते हैं आज एक एक करके डिटेल में। ठीक है, इन 5 परतों का नाम है सौरमंडल, ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल, बहिमंडल। ये तो आपने वैसे जान लिया ना, पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में जहां से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले बात करेंगे ट्रोपोस्फियर के बारे में, यानी सौरमंडल के बारे में। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है और इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। अच्छा, जो इसकी ऊंचाई दी हुई है ना, आपने हर जगह अलग अलग पढ़ी होगी, लेकिन जो मैंने ये ऊंचाई ली हुई है, ये ली हुई है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। इसका मतलब इसको गलत नहीं कर सकता आपका एग्जामिनर भी। ठीक है, हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं और मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, आंधी, तूफान, ओलावर्षण इसी परत के अंदर आता है। मतलब मौसम से संबंधित जितनी भी सभी घटनाएं होंगी वो होगी आपकी सौरमंडल के अंदर। पहली हो गई आपकी सौरमंडल, के बाद आ जाती है आपकी दूसरी परत, जिसको बोला जाता है स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि समताप मंडल। सौरमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। ठीक है, इस परत में ना बादल होते हैं, ना ही मौसम संबंधी घटनाएं होती है। इससे ऊपर की परत आ जाती है। यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। यह क्वेश्चन आपके सीटेट में कई बार पूछा गया है कि हवाई जहाज किस परत के अंदर उड़ाया जाता है, तो उड़ाया जाता है समताप मंडल के ऊपर। अच्छा, जैसे कुछ लोग आप में से हवाई जहाज में बैठे होंगे, जैसे मैं तो कई बार बैठा हूं, जब हवाई जहाज के अंदर बैठते हैं और उसके नीचे झांक के देखेंगे ना, तो बादल वादल सब उसके नीचे देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, बड़ा ही खूबसूरत लगता है जब आप लोग नीचे देखोगे। बैठना कभी आप, जब जॉब लग जाएगी तो भगवान जरूर आपकी इच्छा पूरी करेगा। आगे देखते हैं, समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ओजोन गैस की परत किसमें होती है? समताप मंडल में। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों जैसे पराबैंगनी किरणों, अल्ट्रा वायलेट रेज, इससे हमारी रक्षा करती है। देखो, ये बहुत ही खतरनाक किरणें होती है जो सूरज से आती है, पराबैंगनी किरणें। इनसे पता है क्या होता है? इनसे होता है स्किन का कैंसर, यानी जो त्वचा कैंसर होता है वो इसी से होता है। आंखों का मोतियाबिंद भी इससे हो जाता है, पराबैंगनी किरणों से। ठीक है, तो ये किसके अंदर होती है? समताप मंडल से। इसके अंदर बेसिकली 3 चीज थी, हवाई जहाज, ओजोन गैस और आपकी पराबैंगनी किरणों से हमारी ये रक्षा करती है। ये इसके अंदर जानना जरूरी था। खत्म। चलिए बात करते हैं अब अगली तीसरे नंबर की, यानी इससे ऊपर की परत के बारे में। ये सब परतें देखो ऐसे है, मैं अगर आपको एक फोटो के माध्यम से दिखाऊं, ये देखिए, ये परतें ऐसे है। ये पहले नंबर पर ये आपकी ट्रोपोस्फियर, फिर आपकी दूसरे पर, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर और सबसे ऊपर पर ये वाली, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में आपकी ऊपर जा रही है। ठीक है, वही चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो 2 तो कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं आपकी तीसरी की, मध्य मंडल के बारे में। नाम से पता चल रहा मध्य, बीच वाली, कि यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। ठीक है, और अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड, यानी जो मेट्रोइड होते हैं, इस परत में आने पर जल जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपके सीटेट में कई बार पूछा गया है कि उल्कापिंड किस परत में आने पर नष्ट हो जाते हैं, तो नष्ट हो जाता है आपके मेजोस्फीयर में, यानी मध्य मंडल के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरी कंप्लीट। अब देखते हैं चौथी, कंफर्म आएगी 1 नंबर की इनको, इसलिए मैं चीजें डिटेल में करा रहा हूं। अगली आपकी वायुमंडल।
ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है और इसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान में भी तेजी से बढ़ता है। आयनमंडल इस परत का एक भाग होता है और रेडियो संचार यानी रेडियो कम्युनिकेशन के लिए इस परत का उपयोग होता है। ये वाला आपका क्वेश्चन पूछा गया है, रेडियो संचार के लिए किसका यूज होता है? वायुमंडल का। पृथ्वी से संचारित रेडियो तरंगे इसी मंडल में परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर लौट आती है। ठीक है, तो बेसिकली किससे संबंधित है? ज्यादातर ये रेडियो तरंगों से, रेडियो कम्युनिकेशन से। आपकी वायुमंडल कंप्लीट हो गई। अगला देखिए लास्ट की, बहिर्मंडल यानी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है, हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यही से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने पांचों की पांचों कंप्लीट करा दी आपको डिटेल में। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा एग्जामिनर आपको कुछ पूछ सकता है, यही पॉइंट आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है जी हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर ये एनटीपीसी के लिए भी यूजफुल है। जो चीज आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये सिर्फ आपको सीटेट में तो आपको पूरा ही आएगी पेपर में, लेकिन सीटेट के अलावा आपके एनटीपीसी, जिन बच्चों का रेलवे का एग्जाम होने वाला है या बाकी के जो आगे वैकेंसी निकलती है, कोई भी वैकेंसी निकले टीचिंग की या नॉन टीचिंग की, उसमें आपकी ये सभी काम आती है। तो आप खाली सीटेट का एग्जाम पास नहीं करोगे, आगे के एग्जाम के लिए भी अपनी तैयारी पक्की कर लोगे। अगला बात करते हैं सोलर सिस्टम। यहां से 2-3 क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सोलर सिस्टम से कई क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, करेंगे इनको ऊपर डिटेल में बात। सूरज, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड जिनको बोला जाता है, एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये निर्माण करते हैं सौर मंडल का। अब पढ़ते हैं इनके बारे में डिटेल में, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए, एडमिट कार्ड में कास्ट का इशू है। अच्छा देखो, अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आप लोग एग्जाम दे देना अपना, क्योंकि बच्चों की काफी प्रॉब्लम ही आ रही है, वरना आपको इनका मेल करना चाहिए था, वो चीज आपकी सुधार हो जाएगी। मेरे पास भी कुछ बच्चों का आया था मैसेज, तो मैंने उनको कहा था आप लोग मेल कर दो, आपका ये सुधार हो जाएगा, संशोधन हो जाएगा। अगर मान लीजिए एग्जाम आपका हो गया, अगर आप लोग पास भी हो गए और कोई चीज आपकी गलत है, मान लीजिए आपका नाम गलत है, पापा का नाम गलत है, कोई चीज, और जैसे बच्चे ने कहा कास्ट मेरी गलत है, तो वो बाद में सुधार हो जाएगी, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, मैं चीजें बता दूंगा कैसा आपको सुधार करना है। फिलहाल अपना पूरा ध्यान अपने एग्जाम पर फोकस करिए। अगला पढ़ते हैं इसी के अंदर, सोलर सिस्टम के अंदर सूरज के बारे में, कि सूरज सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है, यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा यानी हीट का एकमात्र स्रोत है, सोर्स है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का टाइम लगता है। देखो, सूर्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये आपके हो गए काम। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अगला आगे आपके ग्रह। एक ग्रह आपको जरूर पूछा जाएगा, सभी ग्रह के बारे में बात करते हैं डिटेल में। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह, ठीक है, और सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं, इतना तो आप लोगों को पता होगा। ये रास्ते दीर्घ वर्ताकार में फैले हुए हैं और ये ऑर्बिट कहलाते हैं। तो ऑर्बिट का आपको पता चल गया। अब बात करते हैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपके ग्रह। आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए बृहस्पति सूरज से कितने पॉइंट दूरी पर है, कौन से नंबर पर है, पृथ्वी सूरज से कितने नंबर पर है। ठीक है, तो इनको ऐसे करते हैं। तो सूरज से दूरी के अकॉर्डिंग ग्रह बनाए हुए हैं। जैसे मान लीजिए आपका सूरज हो गया और इससे जो जो ग्रह दूरी पर है उनके बारे में बात करते हैं इस तरीके से। देखिए, तो सूरज के जो सबसे नजदीक है तो हो गया आपका बुध, बुध के बाद आपका शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, ठीक है, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे नजदीक है बुध और सबसे दूर है वरुण ग्रह सूर्य से, डिस्टेंस है। ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार आया, ना सिर्फ सीटेट में बल्कि आपके सभी टीचिंग एग्जाम में या नॉन टीचिंग एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बने हुए। ठीक है, देखिए आपका खत्म हो गया डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं ग्रहों के बारे में डिटेल में। पहले बात करेंगे बुध के बारे में। ठीक है, बुध ग्रह सौरमंडल के 8 ग्रह में सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, और इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन है, जो सूरज के चारों ओर ये घूमता है। बुध हो गया कंप्लीट। दूसरे नंबर पर कौन है दूर? शुक्र है। शुक्र के बारे में पढ़ते हैं कि पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, और वीनस प्लैनेट को यह नाम प्रेम और सुंदरता की देवी रोमन देवी के नाम पर दिया गया है। शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो सीटेट वाले तो आप लोग पक्के हो जाइए अपने एग्जाम पास करने के लिए। जो बच्चे एनटीपीसी या दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी यही से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि इतनी डिटेल में आपको एनसीईआरटी नहीं देखने को मिलेगी जो चीज मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया? पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है।
क्योंकि वीनस प्लैनेट का द्रव्यमान व आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर होता है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। सूर्य आपका, शुक्र आपका कंप्लीट। अब आ गई हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में देखते हैं कि सूर्य से दूर के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ये आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया। कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है और ध्रुवों के पास यह थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को जियोइड कहा जाता है, यानी भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। अच्छा, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा या शुरू से ये कंसेप्ट है, जो पृथ्वी होती है वो गोल होती है। तो सही बताइए, क्या पृथ्वी गोल होती है? नहीं, पृथ्वी गोल नहीं होती। पृथ्वी कुछ ऐसे होती है, ऐसे आलू की तरह होती है, ठीक है, या अंडे की तरह या आलू की तरह ऐसे होती है। क्यों? इसका क्या रीजन है? यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। आपके सीटेट में पूछा गया ना, ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। और क्या नाम है यहां पर, एक सेकंड भाई, मेरी आवाज वीडियो सही आ रही है? आप लोग अपनी वीडियो की क्वालिटी 480 पर देखिए। कुछ बच्चे 144 पर देखते हैं और फिर कहते हैं सर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, ठीक है, तो 480 पर देखिए। तो मैं कहां पर था? मैं था पृथ्वी गोल पर, ठीक है। तो पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी आपकी ऐसी है, ठीक है। आगे देखते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। क्यों दिखाई देती है नीले रंग की? क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है पृथ्वी को। तो अपनी पृथ्वी से संबंधित मैंने आपको सारी चीज बता दी। चलिए बात करते हैं अब आगे। साइंस का मैं कल डाल दूंगा, सोशल साइंस का, बेफिक्र रहिए। देखो, मैंने आपकी सभी मैराथन क्लास डाल दी है। जितने भी आपके सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, सीडीपी, हिंदी, चाहे आपकी मैथ्स, चाहे आपकी क्या बचा और जो मैंने डाली हुई है, आपकी ईवीएस कंप्लीट करा दी सारी। आज आपकी एसएसटी कंप्लीट हो जाएगी। बस आपकी संस्कृत और इंग्लिश की मैराथन बची है और साइंस की। तो अभी हमारे पास 4 दिन है, 4 दिन में तीनों कंप्लीट करा दूंगा। तो बेफिक्र रहिए। जब मैंने कहा था ना मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा पूरा सिलेबस, तो मैं कंप्लीट ही कराऊंगा। मैं आपको 31 जनवरी तक पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करा के छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, क्योंकि 31 तक बना हुआ हूं मैं आप लोगों के साथ। बेफिक्र रहिए, भरोसा रखिए मुझ पर। अगला ग्रह है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के बारे में देखते हैं कि सौरमंडल में यह ग्रह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह की मिट्टी में लो ऑक्साइड पाया जाता है, जिससे इसका रंग लाल दिखाई देता है। लाल ग्रह किसको कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया ना। आगे देखते हैं। इसी कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और डिमोज। पृथ्वी का उपग्रह बताइए कौन सा होगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मंगल ग्रह को पृथ्वी से बगैर किसी उपकरण के आंखों से देखा जा सकता है। आपका मंगल ग्रह खत्म हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका बृहस्पति ग्रह। और जितने भी ग्रह इनको डिटेल में कर लेना फ्रेंड्स, 1 नंबर का ग्रह जरूर आता है। बृहस्पति ग्रह आकार में हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह की उपाधि किसको दी है? बृहस्पति ग्रह को। यह अपने एक्स पर सबसे अधिक तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है और मात्र 9 घंटे 56 मिनट में अपने एक्स पर घूर्णन पूरा कर लेता है, ठीक है। या हो गया आपका बृहस्पति ग्रह। आगे देखते हैं। अगला आ गया आपका शनि ग्रह। शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह के चारों ओर वलय है और टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। टाइटन को स्पेशली याद कर लेना आप लोग। मून है, चलिए बहुत बढ़िया बात। अगला देखते हैं अरुण के बारे में। यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने 1781 में की थी। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सौरमंडल के सारे ग्रहों में से अरुण का वायुमंडल सबसे ठंडा पाया गया। आपका यूरेनस कंप्लीट। आगे देखते हैं। अब बचा आपका आखिरी वरुण, नेपच्यून। इसके बारे में सिर्फ इतना जान लो, नेपच्यून ग्रह हमारे सौरमंडल का सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे दूर ग्रह है, ठीक है। तो सबसे दूर ग्रह वरुण ग्रह है। सबसे नजदीक वाला बता दो, अभी बताया जस्ट ऊपर आपको। आपके सभी ग्रह फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। वेरी गुड भाई, इसका मतलब तैयारी आप लोगों की चल रही है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो फ्रेंड्स पढ़ते रहिए, ये मत सोचिए इससे आपका सीटेट का एग्जाम तो पास ही होगा, लेकिन सीटेट के एग्जाम पास करने के बाद आगे जो कोई भी वैकेंसी आप दोगे, टीचिंग या नॉन टीचिंग की, उसमें भी आपके यही काम आएगा जो आपकी जनरल नॉलेज पूछी जाती है, ठीक है। बात करते हैं आपके और मेरे चंद्रमा की, चंदा मामा की, कि हमारे पृथ्वी के पास केवल एक सैटेलाइट है जिसका नाम है चंद्रमा। जैसे भी बच्चे ने आंसर सही दिया था कि सर चंद्रमा है। इसका व्यास यानी डायमीटर पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4, ये 1/4 भाग है। और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। और नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। खत्म आपका चंद्रमा। देखते हैं। अच्छा फ्रेंड देखो, कुछ बच्चे इसमें ऐसे भी है जो अपना साथ साथ एनटीपीसी की और दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करने आ गए हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। बेसिकली उनका सीटेट का एग्जाम होगा
लेकिन उनके एनटीपीसी का एग्जाम भी नजदीक आ गया है, ये बच्चे बहुत पूछ रहे हैं मेरे से। तो आप लोग दोनों की तैयारी कर रहे हो तो अच्छी बात है, इसको निपटा सकते हो, क्योंकि सीटेट इतना बड़ा एग्जाम नहीं है। सीटेट में चीज आपको डिटेल में पूछी जाएगी, जैसे चंद्रमा के बारे में ये सारी चीजें डिटेल में पूछ लेंगे। एनटीपीसी में आपको बेसिक कंसेप्ट बस पूछेगा कि बताओ कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग को सबसे पहले सतह पर कदम रखने वाले कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं एस्ट्रॉइड के बारे में। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? तो तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को ही कहा जाता है एस्ट्रॉइड कहा जाता है। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। आपके एस्ट्रॉइड खत्म, आगे देखते हैं। अगला आ गया आपके मेट्रोइड्स, उल्का पिंड। अभी मैंने ऊपर लेयर्स में बताया था किस परत पर आने पर नष्ट हो जाते हैं, बताओ कमेंट बॉक्स में आंसर सही। कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा मूवी में ऐसे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। ठीक है, कोई कोई गिर भी जाता है। गिरा है क्या कोई सही में, बताना कमेंट बॉक्स में। थोड़ी आपकी जनरल नॉलेज भी इसी माध्यम से चेक होती रहेगी। इसी प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। आपके उल्का पिंड फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए। चलिए बात करते हैं अब आपके अगले टॉपिक के बारे में। ये आपका एडुसेट, देखो सीटेट में कितनी बार पूछा गया है आपका, इसके अंदर सोशल साइंस के अंदर एडुसेट के बारे में जानते हैं जानकारी कि एडुसेट एक शैक्षणिक उपग्रह है। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, इसका एडु का मतलब होता है एजुकेशन। चलो मैं लिख देता हूं, आपको थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। ठीक है, एडु का मतलब होता है एजुकेशन और सेट का मतलब होता है सैटेलाइट। अब देखिए पूरा कंप्लीट हो गया ना, यानी ये क्या है, एक एजुकेशन सैटेलाइट है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल में। इसे भारतीय संस्थान द्वारा दिसंबर 2004 में एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसे शिक्षण सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से छोड़ा गया था। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है GSAT-3। अब देखो एडुसेट के बारे में थोड़ी सी चीज आप लोग जान लीजिए, मैं आपको बताता हूं। जैसे एक बार बताओ, मान लो दिल्ली में कोई सेमिनार होनी है, आपकी शिक्षा से जुड़ी हुई कोई सेमिनार कहां पर होनी है, दिल्ली में होनी है भाई। अब एक स्टेट के बच्चे तो यहां पर है, या जो भी कोई होगा टीचर होंगे। एक तो है आपके यहां पर, कौन सा स्टेट ले लू, तमिलनाडु ले लू तो तमिलनाडु ले लेता हूं, और दूसरे स्टेट के लोग यहां पर है, जैसे मान लीजिए असम ले लेता हूं। देखो कितने अलग अलग स्टेट के हैं। अगर दिल्ली में सेमिनार हो रही है तो तमिलनाडु या जितने भी अदर स्टेट के हैं वो कहां पर जाएंगे, वो एरोप्लेन पकड़ेंगे, ट्रेन पकड़ेंगे, वो दिल्ली भागेंगे। ये वाले भी यहां पर दिल्ली भागेंगे। ठीक है, अब जब ट्रेन से जाएंगे, प्लेन से जाएंगे, खर्चा लगेगा, बिल्कुल खर्चा लगेगा, फ्री में थोड़ी जाएंगे। अब जब दिल्ली जाएंगे, यहाँ पर जो सेमिनार हो रही होंगी, तो वहां पर भी भाई खर्चा लगेगा। भाई आएंगे, इनके खाने पानी का इंतजाम रखो, इनके लिए अलग तरीके की बहुत सी सुविधाएं रखनी पड़ती है। तो इसी पर्पज के उद्देश्य से बनाया गया था एडुसेट, कि भाई एक काम करो, तुम अपना वहीं पर रहो जहां पर हो। मान लो यहाँ पर कोई सेमिनार दिल्ली में हो रही है और तुम अलग अलग स्टेट के हो, तो इस एडुसेट के माध्यम से, यहाँ पर जैसे हो गया, तो इस एडुसेट के माध्यम से जो भी चीज दिल्ली में हो रही है वो आपको सभी जगह पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडुसेट एजुकेशन सैटेलाइट। फ्रेंड्स समझ गए इस कंसेप्ट को आप? चलिए बढ़ते अब आपके एक पॉइंट और रह गया। प्लूटो बोने ग्रह की श्रेणी में आता है, इसको भी ध्यान कर लो। ये कैसे बची है प्लूटो, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके सब खत्म, अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक है भाई आपका कर यानी टैक्स का। अब देखो इसके बारे में बताने की ज्यादा चीजें नहीं है, आपको पता भी होगी, लेकिन जानना जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा गया है। सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया करवाने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। इतना तो हमें पता है भाई, नई चीज बता। प्रतिरक्षा यानी डिफेंस, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवा से भी सभी नागरिकों को लाभ होता है, ये भी हमें पता है। अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था एवं स्वयं नागरिक नहीं कर सकते। टैक्स से ही कुछ विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवाएं उपलब्ध होती है, जैसे शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि, जिनसे जरूरतमंद नागरिकों को, थोड़ा ऊपर कर देता हूं इसे, जिससे जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। और जो टैक्स से प्राप्त धन है उसका उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत एवं पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। अभी जैसे कोरोना आई थी, कोरोना की बीमारी, उसमें भी तो यूज किया गया था। अंतरिक्ष, परमाणु और मिसाइल से संबंधित कार्यक्रमों को भी करों के द्वारा प्राप्त राजस्व से चला जाता है। फ्रेंड्स आपका टैक्स कंप्लीट, ये आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपके अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक आ गया आपका विधानसभा। इसके बारे में पढ़ते हैं, विधानसभा के बारे में। विधानसभा के सदस्य को विधायक या एमएलए कहा जाता है, इतना तो आप सभी को पता होगा, विधायक जी।
और एमएलए की फुल फॉर्म जान लीजिए। बेसिकली मुझे तो लगता है शायद एक आधा एमएलए ऐसे मिल जाएगा जिसे खुद ही नहीं पता होगी एमएलए की फुल फॉर्म, ठीक है। तो मेंबर ऑफ, आपका कमेंट ऊपर जा रहा है, मैं जल्दी में नहीं पढ़ पा रहा हूं, वीडियो पढ़ाते हो तो थोड़ा ध्यान वीडियो पर रहता है, ठीक है। तो आप लोग बाद में पूछना कमेंट को। कहां पर था मैं? एमएलए की फुल फॉर्म पर। तो एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये एमएलए की फुल फॉर्म होती है। आगे देखते हैं। राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, ये आपका सीटेट के अंदर पूछा गया था कि जो राज्य का जो पहला नागरिक होता है वो कौन होता है, तो होता है राज्यपाल। और राज्य का प्रमुख भी कौन होता है? राज्यपाल यानी गवर्नर होता है। तो भारत का तो पहला नागरिक राष्ट्रपति होगा, लेकिन राज्य का पहला नागरिक होगा राज्यपाल। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए, ठीक है। अगर कामकाज नहीं चलाती तो फिर भाई हमें बताओ। तो राज्यपाल की नियुक्ति बेसिकली आपका पूछा भी गया किसके द्वारा हो जाती है, वो करते हैं आपके या हमारे राष्ट्रपति जी, ठीक है। पीएम को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको कौन दिलाएंगे शपथ? राष्ट्रपति दिलाएंगे, ठीक है। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति का कंसेप्ट क्लियर। आगे देखते हैं। आज पढ़ते चुनाव की कुछ बातें पढ़ते हैं नेताओं से संबंधित, आपको जाननी जरूरी है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्रियों और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यह क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है सीटेट में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है भाई आपके गवर्नर यानी राज्यपाल द्वारा। कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर कई पार्टियों से मिलकर बनाते हैं, जिसे गठबंधन सरकार कहते हैं, ठीक है। महागठबंधन के नाम से आजकल देखने को मिल रहा है, जब कई सारी पार्टी एक साथ मिलकर बना लेती है। आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में कि विधानसभा एक ऐसा स्थान है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हो चाहे वो विरोधी दल के हो, ठीक है, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं। और विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त करता है और संबंधित विषय पर कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं या अपने सुझाव दे सकते हैं। उसके बाद जो मंत्री होगा सत्ताधारी पार्टी का, वो प्रश्नों के आंसर देगा और सदन को आश्वस्त करता है कि वो जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं इस संबंध में जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं, हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है, ठीक है। ये पढ़ लिया आपने चीजें। आगे देखते हैं। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों एवं मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है, जो हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक देश है। हम लोग किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसका हमें अधिकार है। आपका खत्म हो गया। आगे बात करते हैं दादन व्यवस्था की, इसके बारे में देखते हैं। पुटिंग आउट सिस्टम के बारे में। व्यापारी और बुनकरों के बीच यह व्यवस्था दादन व्यवस्था का एक उदाहरण है। इसके अंदर क्या होता है, यहां पर व्यापारी कच्चा माल दे देगा, जो भी उसके पास रॉ मटेरियल होगा उसको दे देगा और उसे तैयार माल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है, दादन व्यवस्था। बहुत बार रिपीट हुआ आपके सीटेट के एग्जाम में। आगे देखते हैं। अगला आ गया आपका तवा मत्स्य संघ। फ्रेंड्स देखो, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना, ये आपका कई बार पूछा गया है, तो चीजें इसको डिटेल में पढ़ना। बेसिकली अगर आप लोग चाह रहे हो कि आपका पूरा नंबर इसमें से फंसे डिटेल में, तो आप डिटेल में पढ़िए, ठीक है। मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ का एक उदाहरण है। पहली बात ये पूछा गया था, जो तवा मत्स्य संघ है ये आपका कहां पर है? सीटेट में पूछा गया था ना, तो ये आपके मध्य प्रदेश से संबंधित है। आगे पढ़ते हैं इस संघ के बारे में। आखिरकार ये संघ है क्या? जहां लोग अपने अधिकार के लिए एक साथ खड़े हुए। तवा मत्स्य संघ, जैसे नाम से पता चला, मत्स्य यानी मछली, मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है और सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। और पढ़ते इसके बारे में। तवा नदी पर बांध का निर्माण 1958 में आरंभ हुआ और 1978 में पूरा हुआ। जंगल के बड़े बड़े हिस्सों के साथ ही बहुत सी कृषि भूमि भी बांध में डूब गई, जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे थे। इनसे कुछ विस्थापितों ने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ कर दिया था, ठीक है। अभी आप लोग समझ रहे हो ना इनके बारे में। 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया और इनको मना कर दिया कि आप लोग अब नहीं पकड़ सकते। इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्र से अपने सस्ते श्रमिक ले आए इनकी जगह पर, ठीक है। तो क्या काम किया गांव वालों ने? तो गांव वालों ने मिलकर एकजुट हो गए और कहा कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हम लड़ेंगे, और संगठन बना लिया, जिसी संगठन का नाम यही है आपका तवा मत्स्य संघ, ठीक है। तो इस तरह तवा मत्स्य संघ नाम से इस संगठन को जाना जाता है। तो फ्रेंड्स समझ गए आप इस पूरे संघ के बारे में, तवा मत्स्य संघ के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। और देखो पूरा डिटेल में बता दिया मैंने आपको, जितना भी आपका एनसीईआरटी किताब में से लिखा हुआ था। अब कुछ भी पूछ ले एग्जामिनर आपसे इसका, उसका आप इजीली आंसर दे दोगे। आगे बात करते हैं पटवारी की, लेखपाल की, इसके बारे में बात करते हैं।
जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। यह जमीन से संबंधित जितने भी विवाद होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, उनको सोल्व करता है पटवारी। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं पटवारी कह देते हैं, कहीं लेखपाल कहा जाता है, कहीं कर्मचारी अकाउंटेंट बोल देते हैं इसको, कहीं ग्रामीण अधिकारी बोल देते हैं, तो कहीं कानून को बोल देते हैं। इसके अलग अलग नाम है। पटवारियों के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे इसे जरीब बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका पटवारी कंप्लीट, जितनी भी पटवारी से संबंधित चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। फ्रेंड्स, अगर मैं स्लो पढ़ाऊंगा ना तो वीडियो बन जाएगी करीबन 5 घंटे की। ठीक है, तो आप चाहते हो 5 घंटे की वीडियो देखना, लास्ट का टाइम में महामैराथन टाइम है, तो मुझे इसी स्पीड से चलने दीजिए ताकि मैं आपकी कंप्लीट करा दूं। कल मैंने ईवीएस की कराई थी आपको एनसीईआरटी कंप्लीट, और पता है जितनी एनसीईआरटी मैंने कल आपको वीडियो में कराई है, उतनी एनसीईआरटी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। सारा मटेरियल मैंने अपने नोट्स का जितने भी टॉपिक है सब कल के एनसीईआरटी में डाल दी थे। और पता है वीडियो कितनी देर में बना दी? 1.5 घंटे में कंप्लीट कर दी। चाहे तो मैं इस वीडियो को 4 घंटे में बना सकता था, मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करूं। ठीक है, अपनी कुछ वीडियो को बढ़ाने के लिए, व्यू बढ़ाने के लिए, तो ये काम मुझे नहीं करना। मुझे सिर्फ चाहिए कि इस वीडियो से आप लोगों का फायदा हो जाए, चाहे 1.5 घंटे में आप लोगों को मिले, चाहे इससे कम टाइम में मिले। ठीक है, तो मेन जरूरी है आपको कंटेंट पहुंचना, ना कि टाइम कम पहुंचना। आगे बढ़ते हैं, नेपाल में लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी इन नेपाल। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और देखना, डेमोक्रेसी से संबंधित एक क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में हर बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो लोकतंत्र आप सभी को पता होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेपाल के लोकतंत्र के बारे में, कि नेपाल एक राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब वहां पर राजा का शासन था, राजा होता था जो भी मेन होता था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इस संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में, इसको लिख लो, 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। आगे देखते हैं, अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। 2008 में राजतंत्र को खत्म कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद नेपाल को लोकतांत्रिक देश बना दिया गया। नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया था। तो देखिए, नेपाल के लोकतंत्र के बारे में मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में बता दी। चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक आदिवासी। फ्रेंड्स देखो, इन आदिवासी से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और बड़ा डिटेल में पूछा जाता है आदिवासी से संबंधित। तो इनके बारे में मैं आपको चीजें डिटेल में बताऊंगा ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो जाए, छूट ना पाए। ठीक है, बात करते हैं आदिवासी के बारे में डिटेल में। आदिवासी ट्राइबल, भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। आदिवासियों को जनजाति भी कहा जाता है। ठीक है, और सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वहां पर आदिवासी नहीं, जनजाति कहां पर कहा गया है। अच्छा, एक मंत्रालय भी तो है, अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में नाम बताओ क्या मंत्रालय है। तो मंत्रालय है भाई आपका जनजातीय कार्य मंत्रालय। ठीक है, ये आपका इन्हीं से संबंधित होता है, जनजातीय कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया। आदिवासियों में संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा थी। बताओ संथाली और कहाँ बोली जाती है। आगे देखते हैं, ऊपर कर देता हूं थोड़ा। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीजें बीनकर आजीविका चलाते थे। वे स्थानांतरित खेती यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर रहते थे। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था स्थानांतरित खेती। बताओ ये कहां पर होती है और क्या होता है, ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए। ईवीएस के अंदर आपको पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, झारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों में, मॉरिशस, कैरिबियन और यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते रहे हैं। अकेले असम में 70 लाख आदिवासी है। ठीक है, देख लो आदिवासी के बारे में चीजें डिटेल में बताई है, क्योंकि यहां से डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाता है। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी, यह डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है। न्यामगिरी इस समुदाय का पवित्र एक पर्वत है। केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 पारित किया गया। इस कानून में प्रस्तावना में कहा गया है कि यह कानून जमीन और संसाधनों पर वन्य समुदाय के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उनके साथ ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है 2006। ठीक है, इस कानून में यह कहा गया है कि
वन एवं जैव विविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकार में आता है। तो फ्रेंड्स देखो, आदिवासियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे सभी मैंने बता दिया। अब देखो एग्जामिनर की कितनी हिम्मत बन जाएगी आपसे क्वेश्चन पूछने की, इनसे बाहर नहीं पूछ पाएगा वो भी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फंडामेंटल राइट्स, इनके बारे में लगा लेना, कंफर्म एक का आना है, 2 से 3 का अलग देखते हैं। जितने भी टॉपिक है ना, एक एक नंबर का जरूर आएगा हर टॉपिक में से, ठीक है। देखते हैं मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ते हैं हम थोड़ा सा डिटेल में। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़े तथ्य इस प्रकार है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, किसको, आपके मौलिक अधिकार को। इसका वर्णन संविधान के भाग 3(1) में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में है, ठीक है। इसको चाहे याद ना करो, लेकिन भाग 3(a) में इसको याद कर लेना। इसमें संशोधन हो सकता है और राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जब लगता है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है आपातकाल के दौरान, ठीक है। आपातकालीन कभी भी लग सकती है, इमरजेंसी। आगे देखते हैं, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मतलब पहले जब संविधान बना था उस टाइम पर कितने मौलिक अधिकार थे, उस टाइम पर थे 7 मौलिक अधिकार थे, और अब कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार है। लेकिन जो एक अमेंडमेंट हुआ था, यानी जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 ईसा के द्वारा, तो जो संपत्ति का अधिकार था यानी जो प्रॉपर्टी राइट्स था, उसको मौलिक अधिकार की सूची में से हटा दिया गया था और संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत इसे कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया था, ठीक है। ये देखो सीटेट में कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पहले कितने अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे, अब कितने, 6। किसको हटाया गया, संपत्ति के अधिकार को। कौन से संशोधन के जरिए, 44वें संविधान संशोधन के जरिए, ठीक है। कानूनी अधिकार में इसको रख दिया गया है। ये आपका कंप्लीट। चलिए बढ़ते अब आपके आगे अधिकार के बारे में। ये देखिए हमारे 6 मौलिक अधिकार जो आपको पता होने बहुत ही जरूरी है। अनुच्छेद 1 बारे में इनका आप याद करो या ना करो, एनटीपीसी वाले और दूसरे वाले जरूर कर लेना, नहीं भाई करो आप, ठीक है, छोड़ो मत, करो ठीक है, आगे के लिए भी काम आएंगे। पढ़ते एक एक करके। समता या समानता का अधिकार, पहले ये आपका पहला अधिकार हो गया। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखो कुछ क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछता हूं जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे गए थे, मुझे उसका आंसर बताना। मान लो भारत में छुआछूत, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, अगर इंडिया के अंदर छुआछूत प्रथा के कारण अगर कोई अधिकारों का हनन करेगा तो वो हमारे किस मौलिक अधिकार का हनन करेगा, बताओ कमेंट बॉक्स में। तो देखो वो हमारे अधिकार का हनन करेगा आपका समानता के अधिकार का, ठीक है, यानी पहले वाले का हनन करेगा। एक क्वेश्चन ये आपका पूछा गया था, इसको भी देखना कि याद है, यदि कोई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है, जो हमें ये मौलिक अधिकार ये हमें हनन करेगा, तो इसका हनन करता है तो हमें क्या करना चाहिए, तो भाई हमें कोर्ट की शरण लेनी चाहिए, हमें कोर्ट के अंदर जाना चाहिए। एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा गया था सीटेट के एग्जाम में कि भाई मान लीजिए किसी स्टेट के नेता ने, किसी स्टेट का मान लो दिल्ली का मान लेता हूं, मान लो दिल्ली के किसी नेता ने बिहार के किसी, जो बिहार से जैसे काम करने आते हैं दिल्ली के अंदर, इनको यहाँ आने से मना कर दिया कि हमारे यहाँ पर मत आओ, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर बहुत बार बार ये मैटर उठता है कि महाराष्ट्र के अंदर बोलते हैं कि यूपी बिहार वालों को हम नहीं लेंगे। तो अगर इस तरीके से करता है, यहाँ पर दूसरे आने वाले लोगों को काम करने की परमिशन नहीं देता, तो किस अधिकार का उल्लंघन होगा, तो वो उल्लंघन होगा आपका स्वतंत्रता के अधिकार का, ठीक है। तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। समझ गए आप 6 के 6 अधिकार के बारे में, जरूर आता है इनमें से आपके एग्जाम में 1 नंबर का, देख लेना अच्छे तरीके से। इसके बारे में थोड़ा सा और देख लो। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है, क्या क्या दोहरा उद्देश्य है, पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा, यह अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी है, यानी कंपलसरी है, जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया होगा। फ्रेंड्स आपके मौलिक अधिकार हो गए कंप्लीट, इनको देख लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। इस वीडियो को सेव कर लेना, इस वीडियो को बार बार देख लेना, आपका सारा एनसीईआरटी आपको यही से मिलेगा। कुछ मत पढ़ो लास्ट टाइम पे, कोई भी बुक कुछ मत देखो, ठीक है, सब आपका यही से मिल जाएगा। अगला देखते हैं पॉइंट, धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म। इसके बारे में देखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। जैसे मान लीजिए आबादी के हिसाब से तो हमारे देश के अंदर हिंदुओं की आबादी संख्या ज्यादा है, लेकिन संविधान में क्या कहा गया है, हमारे संविधान में कहा गया है कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है, यानी किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं दिया जाएगा।
आगे देखते हैं, हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्य को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। इन पॉइंट को देखिए जो आपके लिए जानना जरूरी होते हैं। देखिए मनीष कुमार, आप सेंड कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। देखिए क्या क्या दिए हुए हैं कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को नहीं दबाएगा। ठीक है, कुछ लोग अपने धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाए। राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा कि आपको इस धर्म को मानना है, और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथ में है, और ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। आगे देखते हैं, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है आहस्तेप की नीति। ठीक है, इसका मतलब है कि सभी धर्म की भावनाओं का सम्मान करना और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य के खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देता है कि विधायिका किसी भी धर्म को राज्य के धर्म घोषित नहीं कर सकती, न ही विधायिका किसी एक धर्म को ज्यादा प्राथमिकता देगी। तो बेसिकली पूरे का मतलब ये निकल कर आ गया कि सभी धर्मों को बराबर माना जाएगा, किसी भी धर्म को ज्यादा नहीं माना जाएगा और किसी को कम नहीं माना जाएगा। जहां पर भी आपको डिफरेंस देखने को मिले तो समझ जाना आपका धर्मनिरपेक्षता वाला वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब पढ़ते हैं न्यायपालिका के कार्य के बारे में, जुडिशरी के कार्य के बारे में। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। देखते हैं क्या क्या बांटा जाता है। ठीक है, विवादों का निपटारा, यानी जो डिस्प्यूट होते हैं उनका निपटारा कौन करती है? कोर्ट करता है। मान लो जो लड़ाई झगड़ा हो गया है, कुछ भी मैटर हो गया किसी का, तो कोर्ट के अंदर जाते हैं। न्यायिक व्यवस्था नागरिकों, ठीक है, इसको ध्यान से देखना, एक तो नागरिकों व सरकार, देखा है ना आपने, किस नागरिकों और सरकार के बीच भी डिस्प्यूट हो जाता है किसी मैटर के ऊपर, और राज्य सरकार और केंद्र व राज्य सरकार के बीच होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। ये काम करता है न्यायपालिका। ठीक है, अभी जैसे करंट में मैटर चल रहा है कृषि कानून बिल का, तो कृषि कानून बिल के अंदर जब ना तो किसान माने ना सरकार मानी, दोनों के दोनों अड़ गए, तो किसकी शरण में गए? कोर्ट की शरण में गए। ठीक है, तो बेसिकली लास्ट में जाकर सबसे मेन ऑप्शन रहता है कोर्ट। आगे देखते हैं, न्यायिक समीक्षा, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। अब देखिए इसके बारे में और जरूरी चीजें कि कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। मैंने आपको बताया था अगर कोई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है किसी भी रूप में तो हमें किसकी शरण लेनी चाहिए? कोर्ट की शरण लेनी चाहिए। आगे देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। इसमें एक चीज और ऐड करो, अनुच्छेद 21A, ये किससे संबंधित है? ये देता है आपको 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, लिख लो, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी शिक्षा देता है आपका आर्टिकल 21A। राइटिंग कितनी खराब आ रही है, ये पेन इतना मोटा चल रहा है, देखो कितना मोटा मोटा लिखा जा रहा है। आप लोग मेरी बातों को बस समझ लेना, ठीक है, लिखने पर ध्यान मत दो। आगे देखिए, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इनके बारे में देखिए। जो अधीनस्थ अदालतें होती है, पता है कौन सी होती है? जो अधीनस्थ अदालतें होती है, हाई कोर्ट के अधीन कई कैटेगरी के न्यायालय होते हैं जिन्हें अधीनस्थ अदालत कहते हैं या निचली अदालतें इनको कहा जाता है। ठीक है, इनके अलग अलग नाम जान लो। इन्हें ट्रायल कोर्ट कहा जाता है या जिला न्यायालय कहा जाता है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से बुलाया जाता है। इन सभी के नाम मैंने आपको बता दिए। जो हाई कोर्ट के अधीन कई कैटेगरी के न्यायालय होते हैं उनको अधीनस्थ अदालत कहा जाता है। ठीक है, चलिए, आवाज सही नहीं आ रही है फ्रेंड्स? बताइए आवाज सही आ रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है आवाज सही आ रही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे क्रिमिनल लॉ के बारे में। इसके बारे में पढ़ते हैं, फौजदारी कानून। ये एक ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है, नाम से पहले पता लगा लो, क्रिमिनल लॉ। ठीक है, क्राइम आ गया, जिन्हें कानून के अपराध में माना गया है। फॉर एग्जांपल, चोरी करना, दहेज के लिए औरत को तंग करना और हत्या करना, इस तरीके के जितने भी मैटर होते हैं वो आपके क्रिमिनल लॉ से संबंधित होते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा कोई काम करता है जो मैंने आपको बताया, चोरी और दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या करना, तो क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले आमतौर पर एफआईआर दर्ज कराई जाती है। ठीक है, प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में फिर केस फाइल कर देती है अगर कोई ऐसा काम करता है। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है उसे जेल भेजा जाता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। क्रिमिनल लॉ खत्म हो गया। अगला देखिए दूसरे वाला, दूसरा आ जाता है सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ में सिर्फ क्राइम से संबंधित चीजें आ जाती है और सिविल लॉ आ जाएगा नागरिकों से जुड़ा हुआ, यानी जो हमारा मैटर होता है। इसके अंदर क्राइम वाला भी हमारा होता है, लेकिन अभी बताता हूं इसके अंदर डिफरेंट क्या है।
इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से प्राप्त होता है, जो मैंने अभी आपको अधिकार बताए थे। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, ठीक है, आपस में प्रॉपर्टी के ऊपर लड़ाई झगड़ा हो जाए, चीजों की खरीदारी के ऊपर हो जाए कि भाई ये चीज मान लीजिए गलत है या गलत दे दी, किराए के ऊपर झगड़ा हो जाए, मकान मालिक और किराएदार के बीच में लड़ाई हो जाए, तलाक आदि से संबंधित जितने भी विवाद है सिविल लॉ के अंदर वो आपके निपटाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी कुछ मैटर आ गया था, एक बार क्वेश्चन बताओ कि मान लीजिए आपने कहा कि एडमिट कार्ड के अंदर हमारा नाम गलत है, अब बोर्ड ने मानने से मना कर दिया कि नहीं भाई हम नहीं मानेंगे, तो बताओ वो सिविल लॉ में जाएगा, क्राइम लॉ में जाएगा, क्रिमिनल लॉ में जाएगा, वो बताओ मुझे आप लोग। इस तरीके के मैटर किस में जाते हैं, क्योंकि बच्चा कोर्ट के अंदर जाता है कि भाई इसमें हमारी क्या गलती, मान में भूल हो गई थी। आगे देखते हैं, प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए। जैसा मान लीजिए कुछ किराएदार घर के अंदर रहते हैं, घरों के अंदर किराएदार रहते हैं, ठीक है, हमारे घर के भी अंदर है, कोई दुकान किराए पे दे देते हैं अपनी, और जो किराएदार होता है बहुत टाइम तक जमा रह जाता है किराए के ऊपर, ठीक है, तो ये बेसिकली उसी से संबंधित है आपका। आगे देखते हैं, आगे बात करेंगे पीआईएल के बारे में। आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ, हमने पीआईएल डाल दी, हमने पीआईएल डाल दी, बेसिकली होती क्या है वो जान लो। जनहित याचिका, ठीक है, 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका, जिसको पीआईएल बोला जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से, इसकी व्यवस्था विकसित की थी। अब सर्वोच्च न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट है चाहे हाई कोर्ट है, इसके नाम पर भेजे गए पत्र या तार को जनहित याचिका माना जा सकता है। ये हो गया आपका पीआईएल। चलिए बढ़ते अब आपके अगले टॉपिक पर। फ्रेंड्स देखिए वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं भी दूसरे मोबाइल फोन में आप लोगों के कमेंट्स देख रहा हूं और मुझको वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही है बिल्कुल। तो 480 पर देखिए, आप लोग 144 पर देखते हैं, उस पर नहीं आएगी, 480 पर देखिए क्योंकि मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। प्रदीप पांडे भाई एग्जाम तक यहाँ ध्यान लगा लो, 31 जनवरी। पूजा मिश्रा जी बाद में बात कर लेना उनसे, क्योंकि एक बार एग्जाम हो जाएगा उसके बाद बात करते रहना है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कबीर जी के बारे में। कबीर 15वीं सदी के कवि थे, पेशे से बुनकर। कबीर भक्ति परंपरा से जुड़े थे। आपका कई बार कबीर सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। उनकी कविताओं में ताकतवर लोगों की तीखी आलोचना करी गई थी, क्रिटिसाइज किया गया था जो ताकतवर लोग होते थे। कबीर ने ऐसे लोगों पर बार बार प्रहार किया जो अपनी धार्मिक और जातीय पहचानों के लिए लोगों को सांचे में कैद करते थे। उनकी राय में हर व्यक्ति के पास आध्यात्मिक मुक्ति पाने की क्षमता होती है और वे अपने अनुभवों के जरिए भीतर के ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। वे एक साधारण कुम्हार बनकर और घड़े में पानी लाती औरत सबके श्रम का सम्मान करते हैं। उनके पदों में श्रम ही समूचे ब्रह्मांड को समझने का अधिकार है। ये कबीर जी के विचार थे। अच्छा, कबीर से संबंधित एक और चीज आपको पूछी गई थी, इसको बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मेरे कमी ध्यान आ रहा है। उसका नाम था, एक तो था पंचवानी, ठीक है, लिख लो आप लोग इसको, पंचवानी, और दूसरा का नाम था बीजक। पंचवानी और जो बीजक थे, इनमें किसके विचारों को रखा गया है? जो आपने विचार पढ़े गए हैं इसमें किसके विचारों को रखा गया है? तो विचारों को रखा गया है कबीर के विचारों को, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। वो बच्चा टेंशन ले रहा है कि सीटेट का एग्जाम पास हो जाएगा नहीं हो जाएगा। एक बात बताओ, जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो जो चीज पढ़ रहे हो वही एग्जाम में आनी है, तो इसमें डर क्यों रहे हो आप लोग? मैंने आपको बार बार बताया, डर तो आपका स्वाभाविक होता है, हर किसी को लगता है, मुझे भी लगता है, हर किसी को लगता है। अगर कोई कहता है ना नहीं मुझे नहीं लगता डर, मैं तो एग्जाम को उड़ा दूंगा, तो समझ लो पागल बना रहा है, तैयारी उसकी कुछ नहीं है, आपको वैसे ही डिमोटिवेट कर रहा है। तो डर तो जरूरी है, लगने तो डर, लेकिन तैयारी लास्ट के टाइम पर पूरे एफर्ट लगा दो, पूरी जान लगा दो, आपका एग्जाम जरूर पास हो जाएगा, देख लेना आप लोग, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक आपका मानचित्र यानी मैप से संबंधित। अपनी एनर्जी लाओ अपने अंदर कि भाई हमें पास करना है, आगे जॉब लेनी है। अगर यहीं पे इतने ढीले पड़ जाओगे तो बार बार मोटिवेट करने वाला कोई नहीं आएगा, मोटिवेट आपको खुद ही होना पड़ेगा अगर आपको जॉब चाहिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है, ठीक है। मानचित्र के बारे में पढ़ते हैं कि पृथ्वी के सतह यानी जो सरफेस होता है अर्थ का, या इसके एक भाग का पैमाने के मध्य से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र कई प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप के मानचित्र के बारे में। इनके बारे में देखिए, पहले आपका भौतिक मानचित्र यानी कि फिजिकल मैप्स। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चाविच मानचित्र के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर ये सब चीजों का समावेश हुआ होता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फिजिकल मैप्स। आगे देखते हैं। दूसरा मानचित्र होता है आपका पॉलिटिकल मैप्स, राजनीतिक मानचित्र। इसके अंदर क्या क्या होता है?
राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्य तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले जो मैप होते हैं, मानचित्र होते हैं, उनको कहा जाता है राजनीतिक मानचित्र। दो हो गए। अगला देखो, तीसरा मानचित्र देखिए, थीमेटिक मानचित्र, थीमेटिक मैप। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। ठीक है, जैसे सड़क का मान लीजिए कुछ हमको काम करना है तो उसको थीमेटिक मानचित्र की हेल्प से करते हैं। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। तो ये आपके तीनों के तीनों मानचित्र कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं महाद्वीप के बारे में। एक नंबर का क्वेश्चन ना क्वेश्चन इनमें से जरूर पूछ लेगा, चीजें मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। अब देखिए बात करते हैं इनके ऊपर डिटेल में। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं, मेरी आवाज लो हो गई है और मैं नहीं चाहता मेरी आवाज लो हो जाए। आप लोग डटे रहिए तब तक, ठीक है। 50 150 में से 150 है। हाँ, 120 का तो मैं शुरू से टारगेट लेकर चल रहा हूं फ्रेंड। जो बच्चा मेरे शुरू से यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहा है ना, वो 120 कहीं नहीं गए उसके, ठीक है। क्योंकि शुरू से मैं कभी आप लोगों की, आपने देख लेना, पास की तैयारी मैंने आपको कभी कराई नहीं, हमेशा 120 प्लस का टारगेट लिया है। और जब से बच्चा मेरे यूट्यूब चैनल पर आया, कोई नहीं पूछता, बहुत ही इक्के दुक्के आता है, वरना सब पूछते हैं सर टॉप करेंगे इस बार हमारे यहाँ से। अगर आप टॉप कर दोगे तो बहुत खुशी होगी भाई मुझे। अगला पढ़ते हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में, यानी महाद्वीप के बारे में। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप होते हैं। अब इनके बारे में बात करेंगे, सातों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। चलिए बात करते हैं एक एक करके महाद्वीप के बारे में। एक ना एक के बारे में जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम के अंदर। बात करेंगे पहले अपने वाले महाद्वीप यानी एशिया के बारे में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, और जो कर्क रेखा होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। अब इसमें मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, अभी बाद में पूछूंगा, चलो पूछ लेता हूं, फिर ये कहोगे परेशान हो जाते हैं। जो कर्क रेखा होती है ये किससे होकर गुजरती है, ये आपको पता चल गया, इसी महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो इसके अंदर हमारा देश भी आता है, इंडिया हमारा देश आता है, ठीक है। तो इंडिया में कितने स्टेट से होकर जो कर्क रेखा गुजरती है वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइए। देखो मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, इसको ध्यान से समझना। यहां पर बना दू, ये बना दी मैंने भाई पृथ्वी, ठीक है, और ये बना दिया मैंने बीच में आपकी भूमध्य रेखा। इसका नाम होता है आपका भूमध्य रेखा। नाम नहीं लिख रहा, समझते जाना। अब जब हम ऊपर को चलते हैं, ऊपर कितना चलेंगे, 23.5 डिग्री, यहां पर लिख देता हूं 23.5 चलेंगे। तो 23.5 डिग्री चलने पर कौन सी हो जाती है, ये हो जाती है आपकी कर्क रेखा, ठीक है। अगर मैं ऊपर और चलता हूं, ये हो जाएगी आपकी 66.5 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा ऊपर आपका, इसको लिख लो यहां पर, तो ये ऊपर हो जाएगा भैया आपका आर्कटिक वर्त। इसको लिख लो, ये हो जाएगा ऊपर आपका आर्कटिक वर्त, ठीक है। अब जब यहां से नीचे चलेंगे, नीचे से हम कितना चलेंगे, 23.5 डिग्री। तो ऊपर तो जाने पर कर्क थी, नीचे जाने पर क्या हो जाएगी, नीचे आने पर हो जाएगी मकर रेखा। इस वाले से देखो कितने क्वेश्चन आपके समझ हो जाएंगे। और जब और नीचे जाएंगे तो नीचे जाने पर क्या हो जाएगा, ऊपर आया था आपका आर्कटिक वर्त, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका अंटार्कटिक वर्त। इसको लिख लो, नीचे आ जाएगा आपका अंटार्कटिक वर्त। अब जो ये आपकी कर्क रेखा है, देखो ये वाली है ना आपकी कर्क रेखा, ये यहां से होकर गुजरती है। हमारा इंडिया यहां पर है, मैप में बना नहीं सकता, हमारा इंडिया यहां पर है। तो देखो हमारे जब इंडिया से होकर गुजरती है तो इंडिया के 8 स्टेट से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। इसको आप लोग ध्यान कर लेना, ठीक है। और जितने भी आपके महाद्वीप है सभी में ये चीजें काम आएगी जो मैंने आपको चीज अभी बताई है, ठीक है। पढ़ते आगे, कहां पर तुम्हें कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया भी कहा जाता है। आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी इस महाद्वीप के बारे में। विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 29.5% भाग एशिया के पास है। यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग पर फैला है। एशिया महाद्वीप में क्या क्या उत्पादन होता है वो देखिए। चावल, जूट, कपास, सिल्क आदि के उत्पादन में ये पहले स्थान पर है एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा देश कौन है क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से, चीन। हमारा इंडिया जनसंख्या के अंदर इसको जल्दी पछाड़ देगा आने वाले कुछ सालों में। तो शर्म की बात है या गर्व करने की बात है, बताइए कमेंट बॉक्स में किसकी बात है। सबसे छोटा देश कौन है, मालदीव। सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगटी सिकियांग। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर। और सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर।
तो आपका सारा का सारा एशिया से संबंधित सारे पॉइंट मैंने आपको फ्रेंड्स बता दिए। देखते हैं अब एग्जामिनर इससे अलावा क्या पूछ लेगा आपको एग्जाम में बाहर, इससे ज्यादा नहीं पूछ पाएगा जितनी चीज आपको बताई है। दूसरे नंबर पर आ जाता है अफ्रीका, कि एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। विषुवत या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना ऊपर डायग्राम से, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर ये कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। इसको ध्यान से देखना। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा का रेगिस्तान। अच्छा एक बार बताओ, ठंडा रेगिस्तान किसको कहा जाता है? कमेंट बॉक्स करिए किसको कहा जाता है, ईवीएस के अंदर आपको पूछा गया है। तो ये जो आपका सहारा रेगिस्तान है ये अफ्रीका में स्थित है और महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा है। तो फ्रेंड्स आपका अफ्रीका खत्म। आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी। फ्रेंड्स देखिए, मैं कभी नहीं कहता बार बार वीडियो के अंदर बार बार चिल्लाओ कि लाइक करो लाइक करो लाइक करो, आपकी मर्जी है, करो या ना करो, मैं कभी फोर्स करता ही नहीं। मैं अगर चीज बढ़िया पढ़ाऊंगा तो आप लोग खुद कर दोगे, इसलिए मुझे जरूरत नहीं होती। मेरा काम बच्चे करते हैं कि भाई लाइक कर दिया करो, ठीक है? तो आप लोग कर दिया करो। हाँ शेयर जरूर कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। शेयर करने से हो जाता है, मान लीजिए आपके जो दोस्त यार है फ्रेंड सर्कल में होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़े होते हैं, तो उनके पास भी ये मटेरियल पहुंच पाता है। क्योंकि जितना एनसीईआरटी का मटेरियल आप लोगों को मिल रहा है तो इतना ही उन बेचारों को भी मिल जाएगा। तो शेयर कर दिया करो आप लोग वीडियो को, ठीक है? लाइक की मुझे चिंता नहीं होती, मुझे सिर्फ अपने स्टूडेंट की चिंता है। इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ी सी और चीजें। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का 1/3 भाग मरुस्थल है और यहाँ केवल 10% भूमि ही कृषि योग्य है। हीरा और सोना उत्पादन में अफ्रीका सबसे आगे है। इस चीज को देखना, हीरा और सोने के लिए अफ्रीका सबसे आगे है। आपने एक मूवी में देखा होगा ना, अफ्रीका के अंदर जब हीरो आता है, साउथ की मूवी है, नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो हीरा और सोने के लिए ध्यान रखना, अफ्रीका सबसे आगे रहेगा। सबसे बड़ा देश है आपका अल्जीरिया और सबसे ऊंचा पर्वत है किलिमंजारो, 5895 मीटर ये आपका ऊंचा है। सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया और विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है किमरले, जो कि आपकी इसी महाद्वीप पर है। तो देख लेना, हीरे और सोना ये सब आपको अफ्रीका के अंदर देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। अफ्रीका कंप्लीट। अब बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका के बारे में, उत्तरी अमेरिका के बारे में। इसके बारे में देखते हैं। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि स्थल संधि बोलते हैं, ठीक है? अब देखो मैंने आपको बताया था स्थल संधि और जल संधि के बारे में। पहले देखो स्थल संधि। स्थल संधि से क्या होता है? मान लो भाई दो देश है, ठीक है? ये मान लो दो देश है। एक तो मान लो हमारा हो गया इंडिया, एक हो गया किसी ले लो, चाइना को ले लो ना, बेकार है को, तो चाइना को ले लिया। अब जमीन के ऊपर आए दिन चाइना हमारे ऊपर क्या काम करता है? बढ़ाता रहता है। चाइना की नीति बेसिकली क्या है? विस्तारवादी नीति है कि ज्यादा से ज्यादा दूसरे की जमीन को हड़प लूं मैं, यही तो होती है ना। तो जमीन के ऊपर मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं भी आपको, जमीन के ऊपर यहाँ पर एक स्थल संधि होगी कि भाई यहां तक हमारी इतनी है, यहाँ पर इतनी है, तो ये बोली जाती है आपकी स्थल संधि। तो जो पनामा स्थल संधि है इसके बारे में आप लोग समझ गए, ठीक है? तो पनामा स्थल संधि ये हो गई आपकी, और किसको जोड़ती है? आपके उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने का काम करती है पनामा जल संधि। आगे देखते हैं। यह महाद्वीप पूरी तरीके से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है और विश्व की कुल मक्का उत्पादन का आधा भाग सबसे ज्यादा यही होता है आपके उत्तरी अमेरिका के अंदर। कंप्लीट। अब हो गई आपकी उत्तरी अमेरिका। अच्छा एक चीज और बताओ, ये स्थल संधि तो बता दी, जल संधि का एग्जाम्पल दो मुझे, ठीक है? जल संधि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, इसको लिख लो। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक जल संधि हुई थी, किस नदी के लिए हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताइए। चलो मैं ये बता देता हूं, ठीक है? तो ये हुई थी आपके सिंधु नदी को लेकर। सिंधु नदी को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जल संधि हुई थी। अब देख लो भाई, हमारे यहां से पानी होकर गुजर कर पाकिस्तान के पास जाता है ना, तो अगर हमने पानी रोक दिया ना तो बेटा प्यासा मर जाएगा पाकिस्तान, ठीक है? फिर भी इतने आदतों से बाज नहीं आता, ये पंगे लेता रहता है हमसे। आगे देखते हैं। सबसे बड़ा देश है कनाडा इस महाद्वीप का। सबसे छोटा देश है सेंट पियरे, देखो पहली बार नाम सुना होगा इसका आपने। सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी, मिसौरी, और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है देनाली, ठीक है? इसका पुराना नाम माउंट मैकिनले। सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील, और सुपीरियर झील को कहा जाता है विश्व की सबसे ये मीठे पानी की जो झील होती है वो होती है आपकी सुपीरियर झील, मीठे पानी की झील। खारे पानी की झील बताओ कमेंट बॉक्स में मुझे कौन सी होगी। अगला देखते हैं। अगला है आपका साउथ अमेरिका। इसके बारे में पढ़ते हैं, दक्षिण अमेरिका के बारे में, कि दक्षिण अमेरिका संसार का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका लगभग 2/3 भाग विषुवत रेखा के दक्षिण में उष्ण कटिबंध में फैला है। इसका बहुत बड़ा भाग
वरना छाप देता है, ठीक है। सबसे बड़ा देश क्या है इसका? ब्राजील। सबसे छोटा देश आपका फोकलैंड द्वीप। सबसे लंबी नदी है अमेजन। देखो अमेजन का आपको पता चलिए, कई बार सीटेट में है आपका। सबसे ऊंचा पर्वत आपका आकोंग कागुआ। अच्छा, इस पर्वत का नाम देखो, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग दिया हुआ है। कहीं पर आकोंगुआ है, कहीं पर आकोंगावा है, पता नहीं क्या क्या आकांगुआ है, पता नहीं। ठीक है, ये तीनों नाम कर लेना भाई यार, तीनों ही कर लेना, मैंने तीनों लिख दिए। ठीक है, याद कर लेना, आकोंग करके कर लेना, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला, अंटार्कटिका के बारे में पढ़ते हैं। अंटार्कटिका संसार का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के स्थित में है। चूंकि यह दक्षिण पूर्व स्थित में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है और बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान है यहीं पर है, इनके नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। देखो जितने भी शोध संस्थान है, जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो सब अंटार्कटिका के अंदर है। सबसे पहला इंडिया का रिसर्च इंस्टीट्यूट था जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। उसके बाद मैत्री बना, और मेरे ख्याल से भी तीसरा भी जो आपका बन गया है वो भी अंटार्कटिका के अंदर ही है, ठीक है। रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए बहुत ही सही है अंटार्कटिका। अगला पढ़ते हैं यूरोप के बारे में। फ्रेंड्स थक मत जाना, मैं अभी तक थका नहीं हूं, मेरी एनर्जी देख लेना, डटे रहना। यूरोप महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है तथा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप या यूरेशिया का महाद्वीप प्रायद्वीप कहते हैं। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है, सबसे बड़ा तो एशिया ही है, इससे बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्टिक वर्त, जो मैंने अभी आपको डायग्राम की हेल्प से बताया था, आर्टिक वर्त इससे होकर गुजरता है, यूरोप से होकर गुजरता है। यह तीन तरफ से जल से घिरा है। खत्म। अब बात करते हैं अगले की, ऑस्ट्रेलिया के अंदर की। अगला है आपका ऑस्ट्रेलिया, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। फ्रेंड्स सभी आपके महाद्वीप हो गए कंप्लीट, वो भी डिटेल में, ठीक है। अब आप लोग खुद एक बात बताइए, क्या आपको लग रहा है इससे बाहर आपका कुछ पूछा जा सकता है आपके सीटेट के एग्जाम में, या चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी दे रहे हो, ये आपका कंप्लीट पैकेज है एनसीईआरटी का, ठीक है। इससे ज्यादा डिटेल में नहीं आएगा। महाद्वीप खत्म। अब बात करते हैं महासागर की। एक नंबर का महासागर आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है, ठीक है। अब इनके बारे में बात करते हैं। पहले बात करेंगे प्रशांत महासागर की, पैसिफिक ओशन के बारे में बात करेंगे। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग होता है जिसको कहा जाता है मेरियाना गर्त। सबसे गहरे भाग को कहा जाता है मेरियाना गर्त, वो आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। और प्रशांत महासागर लगभग सर्कुलर शेप का है, वर्ताकार है, ठीक है। सर्कुलर शेप की इसकी आकृति होती है, मतलब पूरा नहीं होता, थोड़ा ऐसे ही दिखता है दिखने में। जितने भी आपके महासागर है ना कुछ शेप उनकी होती है, लगभग लगभग में होती है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका, इसके चारों ओर स्थित है प्रशांत महासागर की। आगे देखते हैं, दूसरा देखते हैं अटलांटिक महासागर, इसके बारे में देखते हैं। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी के एस आकार के जैसा है, ये कुछ आपका ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब पूरा ऐसे जैसा नहीं दिखता, थोड़ा थोड़ा ऐसा दिखता है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर व दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है, सबसे ज्यादा व्यापार के लिए यूज किया जाता है इस वाले का। आगे देखते हैं इसके बारे में और चीजें। अगला आ गया भाई हिंद महासागर। हिंद महासागर के बारे में पढ़ते हैं। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। किस देश पर है भाई? हमारे देश के नाम पर रखा गया हिंद महासागर। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार आकार का है, ट्रायंगुलर शेप के अंदर है। इन सभी की शेप याद कर लेना, ये आपके सीटेट में और दूसरे एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है हिंद महासागर के। खत्म आपका। चलिए आगे देखते हैं दक्षिणी महासागर। इसके बारे में देखते हैं कि दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीपों के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। यह आपका खत्म। आगे पढ़ते हैं आर्कटिक महासागर। इस ओशन को देखिए, लास्ट आपका बचा है कि यह महासागर उत्तर ध्रुव वर्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल या जो शैलो वाटर होता है वाले एक संकरा भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि, देखो ये महत्वपूर्ण आपकी, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा होता है, आपका आर्कटिक महासागर। अच्छा, बेरिंग जल संधि मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, जो बेरिंग जल संधि है किसको किस किस देश को अलग करती है? कई बार पूछा गया ना एग्जाम के अंदर, बताइए किससे अलग करती है?
चलो मैं ही लिख देता हूं, किससे करती है भाई, ये करती है, ये क्या आ गया लिखने का, ये करती है आपके रूस और अलास्का को अलग करती है बेरिंग जल संधि। ठीक है, चलिए आपके महासागर कंप्लीट फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं पर्वतों के ऊपर, और आपको पर्वतों के ऊपर अपना झंडा गाड़ देना है सीटेट का इस बार। ठीक है, तो अपनी तैयारी पूरी बढ़ाकर करते रहिए, लास्ट के दिन एफर्ट मार दो, पर्वत सबसे ऊंची चोटी पर झंडा फहरा देना। पर्वत के बारे में पढ़ते हैं, माउंटेन के बारे में। पहाड़ी व स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। देखो यहाँ पर फोटो नहीं है, मैं आपको दिखा देता, आप लोग इसको ऐसे ही समझ लीजिए। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप, जैसे मुझे तो लगता नहीं मैं इतना बढ़िया पढ़ाता हूँ, लेकिन वो बोलते हैं सर आप इतना बढ़िया पढ़ाते हो, मतलब आज तक यूट्यूब पर हमारी तलाश खत्म होगी। ठीक है, अभी तक हमको नहीं मिला था ऐसा चैनल जिस पर सारे सब्जेक्ट की तैयारी हो सके और इतना बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा सके। तो सर आप कुछ डिजिटल बोर्ड वगैरह ले लीजिए। तो देखो आप सभी को पता है मेरी जॉब भी रहती है, मैं बिजी भी रहता हूँ, इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं यहाँ पर परमानेंट बन जाऊं। तो परमानेंट यूट्यूबर नहीं बन सकता मैं, मेरी जॉब भी होती है, आगे की तैयारी भी करनी होती है, आप लोगों को पढ़ाना भी होता है, घर के काम होते हैं, तो परमानेंट यूट्यूबर नहीं बना जाएगा। जो काम यूट्यूब पर या कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको 1 साल में करा देंगे, मैं आपको 2 से 3 महीने में करा दूंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं मुझे इतने संसाधनों की जरूरत है, बस आप लोगों का साथ चाहिए। आगे देखते हैं, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है, उन्हें कहा जाता है ग्लेशियर यानी हिमानी कहा जाता है। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रम से एशिया, यूरोप तथा दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं होती है। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नताएं पाई जाती है। अब देखो विभिन्न प्रकार के खेल जो कहां पर है, पर्वतों पर होते हैं, आप लोगों ने कोई सा किया भी होगा। पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल है। और आपके सीटेट के एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताओ निम्न में से कौन सा पर्वतों पर होने वाले खेल नहीं है। ये 3 ऑप्शन आपको दे देगा, एक आपको गलत दे देगा। अगर आपको तीनों के बारे में पता है तो गलत वाला आप लोग सही आंसर लगा दोगे। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके पर्वतों के प्रकार के बारे में। जितने भी पर्वतों के प्रकार है उनके बारे में आप लोग जान लीजिए। जॉब मिलेगी भाई बिल्कुल आपको, आप जितनी मेहनत करोगे ना जॉब जरूर मिलेगी आपको। हम भी जॉब मेहनत ही करके यहाँ लोग आए। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं होती, कोई तुक्का नहीं होता, सिर्फ एक ही चीज होती है, मेहनत। कितनी बड़ी क्लास है मुझे भी नहीं पता, कंप्लीट करा रहा हूं एनसीईआरटी आज आपकी। ठीक है, आपको थोड़ी थोड़ी जगह पर कहीं 10 मिनट, कहीं 20 मिनट, कहीं कोचिंग वाले पागल बनाते रहते हैं, उतना नहीं मिल पाता जितना आज ये वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा। तभी तो कहा ना मैंने, आज आपका सोशल साइंस खत्म। देखते हैं पर्वतों के प्रकार के बारे में। पहला पर्वत होता है आपका फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन। इन 3 पर्वतों के बारे में पढ़ते हैं चीजें डिटेल में, यहां से क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। पहले बात करेंगे वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन के बारे में। हिमालय तथा आल्पस वलित पर्वत है जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारतीय अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अरावली श्रृंखला महत्वपूर्ण है। एनटीपीसी वालों भाई आप तो ध्यान से देखना, बेसिकली बच्चे दोनों टाइप के ही फंसे हुए बेचारे कि भाई सीटेट का दे एनटीपीसी का दे, दोनों दो आप। सीटेट का ज्यादा बढ़ा नहीं है, एनटीपीसी पर थोड़ा ज्यादा ध्यान लगाइए। अगली आपकी ब्लॉक माउंटेन, जैसे नाम से पता चल रहा है कि जो बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा वर्टिकली रूप से विस्थापित हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर, तब भरनसोतत पर्वतों का निर्माण होता है। कितना मुश्किल नाम है हिंदी का, इंग्लिश का मुझे पता भी नहीं इसके अंदर। ठीक है, यूरोप की राइनाइट तथा वोसवेज पर्वत भरनसोतत पर्वत के उदाहरण है। ठीक है, यानी ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण है। इस नाम को आज मैं पहली बार सुन रहा हूं हिंदी के अंदर, ये पीडीएफ वाले भाई साहब ने पूरा अपना काम कर दिया, वरना ये नाम मुझे इंग्लिश में नाम ही आते जैसे ब्लॉक माउंटेन, क्योंकि हिंदी में मैंने अभी तक पढ़े ही नहीं थे नाम, इसलिए मैंने दोनों ही नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में कराए है। ठीक है, और बहुत ही खतरनाक नाम है भाई। अगला पढ़ते हैं वोल्केनिक माउंटेन के बारे में पढ़ते हैं, जिसको ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण ही बनते हैं, और इस चीज को जान देखिए, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इसी तरीके के पर्वतों के उदाहरण है। ये वोल्केनिक माउंटेन है दोनों के दोनों। ठीक है, दोनों ही महत्वपूर्ण आपके। बताओ माउंट किलिमंजारो कहां पर स्थित है, अभी मैंने वो आपको ऊपर बताया है। ठीक है, देखिए आगे वो बच्चे बोल रहे हैं सर नोट्स के लिए थैंक यू, आपके बहुत बढ़िया नोट्स है। अब आप एक बात देखिए, जिन बच्चों ने मेरे नोट्स लिए थे सीटेट के नोट्स, क्या आपको लगता है मैंने कुछ उसके अंदर छोड़ दिया? पूरा एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करा दी। वरना आप लोग, मैं सही बता रहा हूं, 1 महीना आपको एनसीईआरटी की बुक को पढ़ने के लिए चाहिए होता, फिर उसके अंदर पॉइंट बनाने के लिए चाहिए होता। तो ये सारी मेहनत किस लिए बनाई थी नोट्स की? मैंने आप सबके लिए बनाई थी कि A to Z सारा मेटेरियल डाल दो एनसीईआरटी का, इससे बाहर नहीं जाएगी एनसीईआरटी कहीं भी आपकी। ठीक है, तो इसलिए मुझे इनके अंदर 3-4 महीने लग गए थे।
आप सोच लो, मुझे इतना लगा है, आपको कितना लगेगा। अगला देखते हैं पठार के बारे में। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है, यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेके कई हजार मीटर तक हो सकती है। ये इतना जरूरी नहीं है, अब जरूरी है जो आपको बताने वाला हूं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसको ध्यान रख लीजिए, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से यानी समुद्र के मिड से 4000 से 6000 मीटर तक है। अफ्रीका का पठार सोने व हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। जहां पर भी अफ्रीका दिख जाए तो समझ जाना है भाई साहब, लोग सोने और हीरो से संबंध जोड़कर बता देना। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। आपके पठार कंप्लीट, इनको अच्छे तरीके से आप लोग देख लेना। आगे देखते हैं। अगर आप लोग पढ़ सकते हो भाई मेरे नोट्स को, अगर आपको लगता है 3 से 4 दिन में मेरे नोट्स को आप लोग पढ़ पाओगे, अपनी मेहनत दे पाओगे, 8 से 10 घंटे पढ़ दोगे तो ले लेना, ठीक है। वरना आप लोग देख रहे हो, मैं आपको कहता भी नहीं हूं, क्योंकि अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ोगे नोट्स को तभी लेना, वरना बेकार में मत लेना नोट्स को। अगर पढ़ ही नहीं पाओगे कि 2-3 घंटे पढ़ लिए, क्योंकि इनको पढ़ने के लिए कई घंटे आपको चाहिए, ठीक है। इतना मेटेरियल इनके अंदर मैंने आप लोगों के लिए डाला हुआ है। आगे देखते हैं भारत, हमारे देश के बारे में। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है, ये तो हमको भी पता है भाई। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ है, इतना भी हमको पता है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर तक है और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3200 किलोमीटर तक है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक, कच्छ मतलब गुजरात के अंदर आपका एक कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। तो भारत के बारे में वैसे तो बहुत सी जानकारी है, ये वो जानकारी है जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछी जाएगी। आगे देखते हैं। एसएसटी का सबका डर खत्म हो गया ना भाई, आपका पेपर ही एनसीईआरटी से बनना है। और जो मैंने उसके अंदर आपको दिया था, पूरा एनसीईआरटी दी थी आपको, और एनसीईआरटी के साथ में मैंने आपको एक दूसरी पीडीएफ दी थी, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर अभी तक पूछे गए वो सभी दिए थे। ये 2 चीज मैंने आपको दी थी, तो मैं कहता था ना अगर इन 2 चीजों को कर लोगे तो 60 में से 50 प्लस पक्के आएंगे। अब आपको पता चला मैं क्यों बोलता था, ये उसका रीजन है। पढ़ते पढ़ते आप लोग थक जाओगे, इतना मेटेरियल मैंने आपको दिया है, तभी तो आप लोग टॉप करोगे। अगला पढ़ते हैं टॉपिक क्लाइमेट यानी जलवायु के बारे में। जलवायु किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। भारत को जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति देख लीजिए, भारत की स्थिति कैसी होती है। इस सचिन को थोड़ा सा यहां पर ले आता हूं। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है, और जो भारत में जो खेती होती है, कृषि होती है, वो वर्षा पर निर्भर होती है। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई और समुद्र से दूरी और उच्चावच पर निर्भर करती है, और सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम या मासिनराम जिसको कहते हैं वहां होती है। फ्रेंड्स देखो, एक चीज आपके साथ शेयर करता हूं, आई होप आप लोग उसको सुनोगे बहुत ध्यान से। ये मत सोचना मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं, ये समझ लेना एक थोड़ी सी मोटिवेट कर रहा हूं आप लोगों को। जब मेरा केंद्रीय विद्यालय के अंदर सिलेक्शन हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिली केंद्रीय विद्यालय के अंदर, तो भाई मेरी पोस्टिंग आप सभी को पता है असम के अंदर हुई थी। आज जब असम के अंदर पोस्टिंग हुई तो जैसे मैं वहां पर गया तो मैंने सोचा यार चलो आसपास की स्टेट में घूमते हैं, तो मैं मेघालय चला गया घूमने के लिए। अब मेघालय, ये मान लीजिए यहाँ पर आपका ये मेघालय जैसे हो गया, और आसपास सारी जगह आपके यहाँ पर हरियाली भरे पहाड़ वहाड़ ऐसे बहुत ऊंचे हैं। अब जब मेघालय में हम घूमने गए तो टैक्सी वाला पकड़ लिया कि भाई चल भाई हमें घुमा ऊपर पहाड़ वगैरह। तो वो टैक्सी वाला भाई साहब जब ऊपर ले जाता गया 40-50 किलोमीटर तक ऊपर पहाड़ों तक लेकर चला गया। तो जब हम वहां पहुंचे मासिनराम पर, चेरापूंजी पर पहुंचे, इतनी बारिश आपको देखने को मिलेगी वहां पर, बहुत बारिश देखने को मिलेगी। वहीं पर एक डाउ की नदी है, ठीक है, डाउ की नदी है, डाउ की झील है, वहां पर सबसे साफ पानी की झील उसको कहा जाता है। इसके अंदर भी हम लोग उतर गए, नाव हमने ली, अपने आप उतर गए, अपने आप ही हमने चलाई। एशिया का सबसे जो साफ गांव है ना वो भी आपका यहीं पर है, मेघालय के अंदर, ठीक है। मैंने ये चीजें क्यों बताई? मैंने ये चीजें इसलिए नहीं बताई मैं वहां पर घूम के आया तो मैंने बहुत मजे लिए, नहीं, मैंने ये चीजें इसलिए बताई जब आप लोगों की जॉब लग जाएगी, मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय में आपकी जॉब लग गई, इसके माध्यम से जब आपको बाहर घूमने के लिए चीजें मिलेगी। भाई मेरी जॉब जैसे लगी तो मैं बाहर मेघालय भी घूम लिया, इधर उधर भी घूम लिया, तो देखो कितना आपको इससे चीजें सीखने को मिलेगी। ये जब चीज किस होगी, जब आप लोगों को जॉब मिलेगी और आप मेहनत करोगे, और जरूर मिलेगी, इतना देख लीजिए। ये एक चीज शेयर था, एक्सपीरियंस था जो आप लोगों के साथ शेयर किया। बहुत ज्यादा बारिश होती है मेघालय के अंदर। जब हमने वहां पर एक होटल लिया था तो वहां पर कोई भी
ना तो फ्रिज था ना ही फैन था। हमने होटल वाले से कहा कि भाई यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है फैन वगैरह, तो हमारी तरफ को देख कर हंसा, कह रहा भैया रुकिए 2 घंटे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, और सही में हमें पता लग गया था क्या हालत होती है। आगे देखते हैं, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि घास झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के अपने आप उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। इतना ही आपको जानना जरूरी है, इसके अलावा और कुछ मत जानिए। आगे देखते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में चीजें पढ़ते हैं। यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, इनको मिलाकर बनता है प्राकृतिक पर्यावरण यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट। आगे देखते हैं, पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी यानी जो सॉलिड लेयर या कठोर प्रकृति परत को कहा जाता है स्थल मंडल। यह चट्टानों, इसको ध्यान से देखना, यह चट्टानों खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटियां आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। यह स्थलाकृतियां महाद्वीप के अलावा महासागरों की सतह में भी पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। महामैराथन आपकी आएगी, आपकी बची क्या है? आपकी भाई साइंस बची है, साइंस के अलावा आपकी इंग्लिश बची है, मैं बार बार बोलते थक जाऊंगा, और आपकी संस्कृत की महामैराथन बची है। ये 3 मैराथन क्लास मैं आपको दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है आपको देने की, तो ये मेरा काम है, आप लोग बेफिक्र रहिए। तो जो लोग भी आपके दोस्त यार हैं या आप लोग नए आए, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये तीनों महामैराथन क्लास आपको जल्दी मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, और बाकी के सब्जेक्ट की जितनी भी महामैराथन क्लास है वो मैं आपको पहले अपलोड कर चुका हूँ। यूट्यूब पर सर्च करना सीटेट 2000, सीटेट, चलो मैं लिख देता हूँ, सीटेट 2021 डालकर या कुछ भी डाल लो, मैराथन क्लास लिख देना, और साथ में भाई लिख देना अपने सर का नाम यानी मेरा नाम, आपको सारी मैराथन क्लास मिल जाएगी। आगे देखते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। यहां से आपका डिटेल में क्वेश्चन आया, पहले पढ़ेंगे स्थल मंडल के बारे में। वह क्षेत्र जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए यानी जहां पर हम रहते हैं, भूमि, पशुओं को चढ़ने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत होता है, मिनरल्स का भी यहाँ पर सबसे ज्यादा भंडार देखने को मिलता है स्थल मंडल के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला आपका जल मंडल, साइंस के लिए नहीं है ये आपका सोशल साइंस है। साइंस का मैराथन क्लास में जल्दी लूंगा आपको। ठीक है, नाम भी आपका है हर हर महादेव। अगला आपका जल मंडल, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न क्षेत्रों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है, और यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। ठीक है, हर 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 महादेव भाई जो आपका नाम है, तो आपकी साइंस की मैराथन क्लास जल्दी लूंगा, बेफिक्र रहिए आप। अगला देखते हैं जैव मंडल के बारे में। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र होता है, नैरो एरिया होता है, जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ये होता है आपका बायोस्फीयर यानी कि आपका जैव मंडल। खत्म आपका। अगला टॉपिक लेते हैं आपका वस्तु विनिमय पद्धति। इसको देखिए, बार्टर सिस्टम के बारे में। पहले ही चलता था वस्तु विनिमय पद्धति पहले जमाने में। थैंक यू वर्षिका जी। यह वस्तु की अदला बदली का व्यापार है, जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता, वस्तु के बदले वस्तु प्राप्त होती है। वो कैसे होती है भाई? मान लीजिए ये 2 आदमी है, जैसे पहले टाइम पे होता था, ये कहेगा भाई तू मेरी बकरी ले ले, मुझे कपड़े दे दे। वो कहेगा अच्छा तो एक काम कर, मेरे क्या नाम है, मेरे औजार ले ले, ठीक है, और तू मुझे अनाज दे दे। आपस में ऐसे चीजों का आदान प्रदान करते थे, क्योंकि पैसा तो होता ही नहीं था, तो धन का प्रयोग तो करते ही नहीं थे। तो यही होती थी वस्तु विनिमय पद्धति, यानी वस्तु के बदले वस्तु देना। समझ गए आप इसको, बार्टर सिस्टम को। देखते हैं अगले के बारे में। अगला आ गया आपका भूकंप, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको समझिए। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं, 2 सेकंड रुकिए, फिर एनर्जी के साथ लगता हूं। आज इसको खत्म ही करा दूंगा मैं, टेंशन मत लेना। नाम बोलूंगा मैं क्लास खत्म होने के बाद, जो बच्चे टॉप करेंगे यूट्यूब चैनल से। ठीक है, देखिए भूकंप के बारे में पढ़ते हैं। वोल्केनो यानी ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र है जिसे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ये जानना इतना जरूरी नहीं है। आगे देखिए, इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर, यानी जो स्थलमंडल की प्लेट्स होती है आपस में जब घर्षण करती है, तो गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन यानी वाइब्रेट होता है। जब यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है तो इस कंपन को कहते हैं भूकंप। अब आपको पता चला भूकंप कैसा आता है। आगे देखिए भूकंप के बारे में और जानकारियां। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन प्रारंभ होता है, वो होता है भाई आपका ओरिजिन सेंटर, यानी उद्गम केंद्र होता है, जहां पर कंपन जो होता है आरंभ होता है, स्टार्ट होता है। उद्गम क्षेत्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को, जो उसके नजदीक में होता है, उसे कहा जाता है आपका अधिकेंद्र कहा जाता है, एपिक सेंटर कहा जाता है। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है, जैसे हमारी तरफ को जाती है।
अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। जितनी जितनी दूर होता चला जाएगा उसकी तीव्रता कम होती चली जाएगी। आगे देखते हैं, ये देखिए जरूरी भूकंप से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी कि भूकंप का मापन करने वाले यंत्र को कहा जाता है सिस्मोमीटर, भूकंपलेपी या सिस्मोग्राफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और भूकंप की जो तीव्रता नापी जाती है वो नापी जाती है रिएक्टर स्केल पर। ये भूकंप की तीव्रता नापी जाती है कि भाई 2 का आया है, 2.5 का आया है या फिर 4.7 का आया है। इसको किस पर मापा जाएगा तीव्रता को? रिएक्टर स्केल पर। यानी जो यंत्र होता है वो होता है आपका सिस्मोग्राफ यानी कि सिस्मोमीटर। देखिए आगे देखते हैं और इसके बारे में और जरूरी जानकारी। तीव्रता 2.0 है। देखो अगर जो तीव्रता है अगर 2.0 है रिएक्टर स्केल पर या उससे कम होती है तो इसका मतलब ये समझ लो जो उसका प्रभाव पड़ेगा वो नहीं के बराबर पड़ेगा, मतलब पता भी नहीं चलेगा, महसूस भी नहीं होगा। जैसे कभी कभी हमारे घर के अंदर आ जाता है ना, वो आपका नॉर्मली बहुत ही कम होता है। अगर किसी भूकंप की तीव्रता 5 होती है तो वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। अगर 5 की जगह 6 हो जाए तो उससे या उससे अधिक हो जाए तो बहुत शक्तिशाली होता है, ये आपका ये समस्या पैदा कर देगा। अगर 7 या उससे अधिक हो जाए ना तो सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जा सकता है। ठीक है, यानी इससे इतनी तबाही आएगी जो किसी से नहीं आएगी। तो भूकंप से संबंधित ये पॉइंट आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था। ये आपको चारों ही ऑप्शन दिए गए थे, 2 भी था, 5 भी था, 6 भी था, 7 था कि बताइए अगर थोड़ा कम प्रभाव पड़ेगा तो किस पर पड़ेगा, तो आप लगा देना 2 पर पड़ेगा। इसलिए सारी जानना चीज आपको डिटेल में जरूरी है जो मैंने आपको बताई। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैंने कहा ना चीज आज आपको डिटेल में पढ़नी है। अगले बात करते हैं नदी के ऊपर। सचिन को कर देते ऊपर, इसको ऊपर ही रखना है 31 जनवरी तक। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है, छोड़ो इसे, कोई जरूरी नहीं है। आगे देखते हैं, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल या खड़ी ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। यह जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है और नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। विसर्प का देखो नाम कैसे लगा हुआ है, जो विसर्प बनता है इसकी शेप ऐसे होती है जब ये एंट्री लेती है। कहां पर बनाऊं? यहां पर बना देता हूं, ऐसे ऐसे जैसी सांप जैसी, यूं ये होती है आपकी विसर्प शेप ऐसी। ठीक है, इसके बाद विसर्प के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं, समय के साथ विसर्प नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बना देते हैं जिसे बोला जाता है चाप झील कहते हैं। ये नदी से संबंधित आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए। आगे देखते हैं नदी के बारे में और जानकारी, क्योंकि नदी आपके कई बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है। नदी के उत्सित तटों को तटबंध कहते हैं और समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का जो फ्लो होता है, प्रवाह होता है, वो धीमे हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिसे बोला जाता है वितरिका। ये जानना जरूरी है, ये आपका पूछा गया है सीटेट में। ठीक है, यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ आए मलबे का निक्षेपण करने लगती है और प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। देखो फ्रेंड्स, नदी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे सभी मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं एग्जामिनर की कितनी हिम्मत बनती है आपसे इनसे एक्स्ट्रा कुछ पूछ जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। तभी मैंने कहा ना, मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर नहीं दूंगा, वरना मैं आपको 300 क्वेश्चन आंसर दे देता, कुछ फायदा नहीं होता उनका। मैं आज आपको चीजें डिटेल में पढ़ाऊंगा। 300 की जगह 1000 क्वेश्चन भी कोई आपसे पूछेगा उसका आप आंसर दे दोगे। ये फायदा होता है आपको चीजें डिटेल में पढ़ाने का। बात करते हैं पवन के बारे में। ठीक है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को कहा जाता है पवन। इतना आप लोग जान गए। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए जो पश्चिम से आने वाली जो पवनें होती है उनको कहा जाता है पश्चिमी पवन कहा जाता है। देसी भाषा में कहा तो पछुआ कहा जाता है। पवनों को मुख्यतः 3 प्रकार में विभाजित किया जाता है, यह जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। आगे देखिए, इन तीनों के बारे में जानिए। पहली आपकी स्थानीय पवनें यानी परमानेंट विंड्स, इनके बारे में देखिए। व्यापारिक पश्चिमी, इसको यहां ले आता, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें, स्थायी पवनें, ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। अब बात करेंगे मौसमी पवनें की, ये पवनें विभिन्न अपनी दिशा में बदलती रहती है, जैसे भारत के अंदर मानसूनी पवनें होती है। ठीक है, स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। ठीक है, ये तीनों पवनें थी, तीनों मैंने आपको बता दी, इन्हीं से आपका कोई क्वेश्चन बनेगा। आगे देखते हैं।
अब बात करते हैं वर्षा के प्रकार की। देखो ये वाला क्वेश्चन आपका कई बार सीटेट के एग्जाम में आया हुआ है, ये कभी कभी फोटो के माध्यम से भी आया हुआ है। ये जो आपको फोटो दिख रही है आपको सामने स्क्रीन पर, आपको इनको ऐसे ही समझना है जैसे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखिए टाइप ऑफ रेनफॉल के बारे में बात करेंगे, यानी वर्षाओं के प्रकार के बारे में। जैसा आप लोग देख रहे हो जो सबसे नीचे है इसका नाम है संवहनी वर्षा। संवहनी वर्षा का मतलब होता है कन्वेंशनल रेन। इसको मैं लिख दूं, इसको लिख देता हूं, ये होती है आपकी कन्वेंशनल रेन, संवहनी वर्षा। इसके अंदर क्या होता है, जैसे दिन में गर्मी ज्यादा पड़ती है, अब दिन में जब ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो ये क्या होगी, जैसे धरती होगी तो गर्म हो जाएगी, ठीक है। अब जब ये गर्म हो जाएगी तो जो वायु है गर्म होकर ऊपर फैलेगी, ये देखो ये फैल रही है ऊपर, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगी, आपकी वर्षा हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी संवहनी वर्षा, हो गई। अब बात करते हैं दूसरी की, चक्रवाती वर्षा की, जिसको बोला जाता है साइक्लोनिक रेन। इसका भी नाम लिख देता हूं, ठीक है। ये होती है साइक्लोनिक रेन। इसमें क्या होता है, जैसे आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहां पर क्या होता है, ठंडी और गर्म वायु के मिलने से, जैसे ये ठंडी और गर्म एक साथ मिल गई तो ये बारिश शुरू हो जाती है, ये हो जाती है आपकी चक्रवाती वर्षा। उसके बाद लास्ट बची आपकी पर्वतीय वर्षा। इसके बारे में बस इतना जान लो, नाम से पता चल रहा है पर्वतीय वर्षा, यानी जब पर्वतों के टकराने से पर्वत जब इसको जंग नहीं देते, यहां से वर्षा आ जाती है। और जब भी क्वेश्चन में आपको पर्वत देखने को मिल जाए, इसके ऊपर आग बंद करके निशान लगा देना, आपका सही आंसर सही हो जाएगा। ये आपको मैंने ट्रिक बता दी, क्योंकि आपको पर्वतीय वर्षा आएगा, आपको पर्वत जरूर देखने को मिलेगा। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, ये मैंने आपको डिटेल में बता दी और इसको आपको ऐसे ट्रिक से बता दिया। खत्म आपकी वर्षाओं के प्रकार खत्म। चलिए बढ़ते अब आपके कर्तन एवं दहन की पद्धति के बारे में, इसके बारे में पढ़ते हैं कि कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्ष एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, दहन मतलब जलाना, फिर इनको जलाया जाता है, जिसमें पोषक तत्व जो होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं। इस पद्धति के बारे में देख लो, ये चीज आपको डिटेल में ही पढ़नी है, पॉइंट सारे पता होने चाहिए। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, यानी कमी हो जाती है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ देते हैं। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेत में, यानी जहां पर ये हमने जलाया था, छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी क्या हो जाती है, पुनः उपजाऊ हो जाती है, और फिर लोग भूमि के टुकड़े को फिर से जोतना शुरू कर देते हैं। तो ये होती है फ्रेंड्स आपकी कर्तन एवं दहन की पद्धति। आप लोग समझ गए इस पद्धति के बारे में, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण था। देखते हैं अगला। अगला है कत्थक। कत्थक के बारे में पढ़िए थोड़ा चीजें डिटेल में, क्योंकि कत्थक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कमेंट बॉक्स में बताइए कत्थक आपका कहाँ का नृत्य है। कत्थक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कत्थक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वाले की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हावभाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में यह चीजें आपको डिटेल में ही पूछी गई है, इसलिए डिटेल में करना इनको याद। इसलिए मैं कहता था इसमें आपको बहुत याद करना पड़ेगा सोशल साइंस के अंदर, बाकी सब्जेक्ट में तो आप कर लोगे, इसमें आपको याद करना पड़ेगा। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कत्थक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लग गया। देखो यहां से आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बना था, राधा कृष्ण के पौराणिक कहानियों लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत की गई, जिन्हें कहा जाता है रासलीला। आगे देखते हैं रासलीला के बारे में। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कत्थक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। आगे चलकर यह दो परंपराएं बनी, यानी जिनका नाम था घरानों में फूल फला और राजस्थान के दरबारों में और लखनऊ के अंदर। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, इनके संरक्षण में यह प्रमुख कला उभर कर आई थी। ठीक है, ये बात हो गई आपकी कत्थक की। लेकिन अब जान लीजिए वो महत्वपूर्ण नृत्य है जो आपकी किताब के अंदर दिए हुए हैं। भरतनाट्यम आपका कहाँ का नृत्य है, तमिलनाडु का। कथकली, ठीक है, कथकली कहाँ का है आपका, केरल का। ओडिसी है आपका उड़ीसा का। कुचिपुड़ी है आपका आंध्र प्रदेश का। मणिपुरी है आपका मणिपुर का। कथक का बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, ये कहाँ का है आपका। चलिए देखते हैं अब आपका रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। इस एक्ट के बारे में देखिए क्या क्या चीजें दी हुई है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लीजिए, बहुत कहते हो सर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ये बनते हैं क्वेश्चन। भारत जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना होता था। ठीक है, तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। तो रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीजें हैं, खत्म आपका। आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, क्योंकि आपके 2-3 नंबर के क्वेश्चन कोई ना कोई पर्सनैलिटी के बारे में पूछ लेगा।
कोई ना कोई व्यक्तित्व आपसे पूछ लेगा, कभी रविन्द्रनाथ टैगोर पूछ लेगा, महात्मा गांधी के बारे में पूछ लेगा, ऐसे पूछ लेगा। तो पढ़ते हैं इनके बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन संस्था की स्थापना की थी और वो की थी 1901 में की थी। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्रिएटिव एजुकेशन, केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, यानी इसको सिर्फ नेचुरल जो एनवायरनमेंट होता है उसमें इनकरेज किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर तक एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी दिखाई दी, जहां प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेगा को और विकसित कर सकते थे। समझ गए आप रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में, जो चीज आपको नोट्स के अंदर दी गई थी। आगे देखते हैं, अगले आपके राजा राममोहन राय जी, इनके बारे में देखते हैं। राजा राममोहन राय ने कोलकाता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो वो की थी राजा राममोहन राय ने। आगे देखते हैं, राजा राममोहन राय इस बात से काफी दुखी थे कि जो विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी। ठीक है, तो सती प्रथा को खत्म करने में किनका योगदान है? राजा राममोहन राय का। ये दोनों पॉइंट आपके इंपोर्टेंट है, ब्रह्म समाज और सती प्रथा। राजा राममोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे, जानकार थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। जो सती प्रथा होती थी ना, जैसे मान लीजिए किसी का हस्बैंड मर गया तो सती प्रथा के अंदर उनको भी जला देते थे, तो इसको रोकने का काम किया राजा राममोहन राय जी ने। ठीक है, आज की डेट में तो अगर कोई कह दे लड़की से, वैसे किसी के साथ भगवान न करे ऐसा, तो इतने अधिकार आज की डेट में लड़कियों को मिल गई है, तो जिससे उनके अधिकारों का हनन नहीं होगा। लेकिन पुराने जमाने में ऐसे ऐसे जो गंदी प्रथाएं चली थी, सती प्रथा चली थी, जिन पर महिलाओं पर बहुत अत्याचार होता था, तो उनके खिलाफ बहुत से सुधारक हुए जिन्होंने बहुत सुधार किया उनके अंदर। ठीक है, और आज की डेट में उनको, लड़कियों को अधिकार भी मिल गए ताकि अब उनका कोई हनन ना कर सके। आगे देखते हैं, 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई थी। बेसिकली इसका आपका एंड हो गया गंदी प्रथा का। सती प्रथा मतलब गंदी प्रथा खत्म आपकी। चलिए आगे बात करते हैं बाल विवाह। एक और गंदी प्रथा आ गई, गंदी प्रथा की बात की, दूसरी आ गई बाल विवाह के बारे में पढ़ते हैं। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। बाद में यह उम्र बढ़ाकर क्रम से 21 साल व 18 साल की कर दी गई। अब गवर्नमेंट सोच रही है कि इसको थोड़ा सा और बढ़ाए। कमेंट बॉक्स में बताओ आपके अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए एज जो होनी चाहिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में वो भी बता दो जिनके घर वालों ने जबरदस्ती बाल विवाह करा दिया। ठीक है, आगे देखिए, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी, इनके बारे में पढ़ते हैं। यहां से क्वेश्चन आपका बनते हैं एग्जाम में। भगत सिंह मेरे फेवरेट, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनाता है। ठीक है, 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद व राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने, ठीक है, लाला लाजपत राय पर जो लाठीचार्ज हुआ था इसका क्या नाम था? ठीक है, वो बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। इसी लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। अपने साथी, थोड़ा ऊपर कर देता हूं इसको, अपने साथी राष्ट्रवादी बीके दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंक दिया था और क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं है, बल्कि बहरों को सुनाना है। बहरों मतलब अंग्रेजों को सुनाना है तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। ठीक है, तो इसलिए नहीं फेंका था बम कि इनको जान लेनी थी, बम इसलिए फेंका था, ध्यान केंद्रित करना था कि भाई हम भी ऐसा कर सकते हैं अगर तुम हमारे साथ गलत करोगे। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा गया था, काला दिन। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल थी। देखिए 23 साल की उम्र में कितना बड़ा काम भगत सिंह जी ने किया था। आगे देखते हैं, संविधान में विषयों की सूची। इसको देखिए, यहां से आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। जो सूची आपके संविधान के अंदर दी गई है, थक गए फ्रेंड्स? थकिए मत, अभी तो और करते रहिए, अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान में सूचियों के बारे में पढ़ते हैं। तो संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया है।
केंद्रीय सूची यानी जो यूनियन लिस्ट होती है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये तीनों ही सूची जानना आपके लिए जरूरी है, केंद्रीय, राज्य और समवर्ती सूची। इनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल में। मुझे लग रहा है मेरा गला भी बैठ गया, नहीं बैठेगा। केंद्रीय सूची में कराधान यानी जो टैक्स होता है, डिफेंस होता है और विदेशी जो मामले होते हैं उनको रखा जाता है। यानी एक ऐसे विषय जो केवल केंद्र सरकार के अंदर आते हैं, यानी जो इंडिया से, हमारे भारत से जुड़े हुए जितने भी मैटर होंगे उनको रखा जाएगा केंद्र सूची के अंदर, ठीक है। उसके अलावा दूसरे नंबर पर है राज्य सूची। राज्य सूची में देख लीजिए, इसमें शिक्षा, अच्छा पॉइंट बताना, यहां पर शिक्षा दिया हुआ है ना, राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय लिए गए जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकार के ऊपर थी। अभी एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बताना उसका आंसर आपका क्या है। अगला आपका समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कितने अध्याय शामिल किए गए बताओ? 5 करे हुए ना, बताना पांचों के नाम कितने गए, कमेंट बॉक्स में बताओ, 5 है, 4 है, 6। तो समवर्ती सूची में वन एवं कृषि आदि ऐसे विषयों को रखा गया है जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकार दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकती है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार दोनों फैसला लेती है। अब मुझे बताओ, जो शिक्षा है वो उसको किस सूची में रखा गया है? शिक्षा को किस सूची के अंदर रखा गया है? शिक्षा को पहले रखा गया था राज्य सूची में, लेकिन फिर उसके बाद अब शिक्षा है समवर्ती सूची के अंदर। इसको महत्वपूर्ण कर लेना, ये आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, आगे आगे आपका फ्रेंड्स थक मत जाना, मेरी एनर्जी अभी तक इतनी लो नहीं हुई है कि आप लोग थक जाओ, ठीक है। तो थक मत जाना, 1-2 सेकंड के लिए आप लोग रुकिए, मैं थोड़ा पानी और पी लूं। चलिए पढ़ते हैं प्री हिस्ट्रिक एज के बारे में, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये काल इतिहास के उस काल को कहा जाता है जो जब मानव तो अस्तित्व में थे, लेकिन जब पढ़ाई लिखाई का आविष्कार ना होने से उस काल को कोई लिखित वर्णन नहीं था। इस काल में विषय जो भी जानकारी मिलती है वह पाषाण के उपकरणों, मिट्टी के बर्तनों, खिलौनों आदि से प्रारंभ होती है। 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन यहां से आपके बनेंगे इस वाले टॉपिक से, इसलिए चीजें डिटेल में देखना। यह काल मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल माना जाता है। प्रारंभिक काल किसको माना जाता है? मनुष्य की सभ्यता को, ठीक है, समझ गए आप लोग। ये क्या आ गया, थोड़ा ऊपर कर देता हूं। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इस काल में मानव इतिहास की कई घटनाएं हुई है, जैसे आग जलाना, ये इस काल में हुआ। कृषि का आविष्कार इस काल में हुआ। कुत्तों व अन्य जानवरों को पालना इस काल में हुआ, यानी जो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने काम किए थे इसी काल में हुए थे। पहिए का आविष्कार भी इसी काल में हो चुका था, जो प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार था। सबसे पहला आविष्कार पहिए का जो किया था, समझ गए। अब बात करते हैं इनको जो 3 भागों में बांटा गया है, जहां से आपके कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या फिर नव पाषाण काल। अब इनके बारे में पढ़ते हैं डिटेल में, ये जानना आपके लिए जरूरी है। देखिए दिख गई ना आपको स्क्रीन पर कितनी डिटेल दी हुई है। लगता है एग्जामिनर कुछ पूछ लेगा इनके अलावा? नहीं पूछेगा। शोभित जी आपका आंसर मिल जाएगा, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। आप लोग उस पर अपना मैसेज कर देना जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी। बात करते हैं पहले पूरा पाषाण के बारे में। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। यह 2 शब्दों, पुरा यानी प्राचीन, पुरा का मतलब होता है प्राचीन और पाषाण का मतलब होता है पत्थर, ठीक है, समझ गए इसका मतलब पूरा पाषाण का। यह काल आखेटक एवं खाद्य संग्रहण काल के रूप में भी जाना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है, आरंभिक यानी शुरू का, बीच का, मध्य और उत्तर पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। देखो ये आपका सीटेट के अंदर पूछा गया था, 99% कहानी किस काल के दौरान घटित हुई है? पूरा पाषाण काल के अंदर। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल के शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले, ये आपका सीटेट के एग्जाम में पूछे गए। किसमें मिले शुतुरमुर्ग के अंडे? आपके पूरा पाषाण काल में। आगे देखते हैं, देखो ये वाला भी आपके सीटेट में पूछा गया है भीमबेटका के बारे में, कि भारत के मध्य प्रदेश के प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था भीमबेटका कहां पर स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर। देखो एक से कितने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिल गए, ठीक है, तो ये आपके कई सारे मिल गए। आगे देखते हैं, बात करेंगे मध्य पाषाण युग की। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पोषण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इनको लिख लो आप। इनको माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मूंठे लगे हसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे, ठीक है। तो लकड़ी से, ये क्या आ रहा है बार बार,
ऐसे लकड़ी का अपना यूज करके इनके आगे कुछ ना कुछ यहाँ पे वो लगा लेते थे, ठीक है, लोहे के, ऐसों का यूज करते थे। साथ ही पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते हैं। इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। पुरापाषाण कालीन समाधियों में मानव के साथ साथ कुत्ते के भी अस्थि पंजर मिलते हैं, ये भी आपका इसी युग में होता है। अगला बच्चा आपका नवपाषाण युग, इसके बारे में देखिए, नवपाषाण युग के बारे में। भाई शोभित जी, मैं एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना, आपको प्रॉब्लम मिल जाएगी। व्हाट्सएप पे बताओ, हजारों में बच्चे मैसेज करते हैं कि सर मेरा एडमिट कार्ड में ये हो गया, सर मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, सर ये मेरे क्वेश्चन समझ नहीं आया। तो आप क्या चाहते हो कि आप क्वेश्चन एकदम पूछो और आपको एकदम जवाब मिल जाए? इतने सारे बच्चे, सभी का जवाब रखना पड़ता है, ठीक है। तो आपने कमेंट की जड़ी लगा रखी है, सर आप मेरा ये डाउट है उसको पूरा कर दीजिए, तो मैं पूरा कर दूंगा। बेसिकली क्लास में मैं कोई चीज छोड़ ही नहीं रहा हूं जो आपकी पूरा कर दूं। तो आप अपने एक की वजह से बाकी बच्चों को डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। सभी बच्चों का ख्याल रखिए, खाली अपने फायदे के लिए चीज मत सोचिए आप। और वीडियो इतनी कंप्लीट में है, इसमें आपकी चीजें कंप्लीट करा रहा हूं मैं आपकी, बेसिकली मैं कुछ चीज छोड़ भी नहीं रहा हूं। अगर आपको कोई डाउट आता है, किसी बच्चे के बहुत से क्वेश्चन आते हैं बहुत से जुड़े हुए, तो एक आदमी बताइए दिन भर में 10,000 मैसेज आते हैं, क्या पढ़ पाएगा 10,000 मैसेज को? आप लोग खुद बताइए, अगर आपके पास कोई इतने मैसेज करे तो आप खुद उसका जवाब दे पाओगे? खुद सोच कर बताइए। तो जितना भी टाइम मिलता है उसमें जवाब दिया जाता है आपका। नवपाषाण युग, इसलिए मैं वीडियो में आपको चीजें डिटेल में बताता हूं ताकि आपका कुछ डाउट ही ना बचे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है, इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। सबसे पहले जिस जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया था वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था, ठीक है। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घर के नजदीक आने को उत्साहित होने लगे। आगे देखते हैं। मेरगढ़ के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। ये चीज आपको पता थी? अब पता लग गई। यह प्रथा भारत के किसी भी अन्य नवपाषाण कालीन स्थल से प्राप्त नहीं होती है। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में, यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती है और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोंडिया तथा भूमध्य सागर की सीपिया। ये जानना आपके लिए जरूरी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपके खत्म, आपके तीनों ही मैंने आपके खत्म करा दिए। इसके बारे में जानिए। अब बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। मैंने कहा ना आपको यहां से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो 2 से 3 क्वेश्चन पक्के करने, तो इतना तो आपको चीजें डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। देखते हैं, रीट में भी काम आएगा भाई आपका। जो चीज आपको पढ़ा रहा हूं ना, सिर्फ सीटेट पास नहीं होगा, रीट में काम आएगा, एनटीपीसी में काम आएगा, कोई भी XYZ एग्जाम दे लो, यही चीज आपके काम आएगी। इसके बारे में देखते हैं। इस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। कमेंट बॉक्स में बताइए क्यों नहीं पढ़े जा सके? क्या संसाधनों की कमी थी या लिखने वाले की कमी थी? आगे पढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल, मानव विकास के उस काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है जिसके लिए लिखित विवरण उपलब्ध है। मनुष्य की कहानी आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व आरंभ होती है, पर ज्ञानी मानव होमोसेपियंस जिसको बोला जाता है का प्रवेश इस धरती पर आज से करीब 30 या 40 हजार वर्ष पहले हुआ था। होमोसेपियंस, बताओ मुझे साइंस वाले बच्चे, ये किसको कहा जाता है? साइंस वाला बच्चा जवाब दे देगा अगर कोई होगा तो। अब पढ़ते हैं आरंभिक मानव के बारे में। आरंभिक मानव हो गए, ठीक है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं हम। जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें आखेटक, खाद्य संग्रह, ये आपका सीटेट में पूछा गया है, के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियों और चिड़िया पकड़ते थे, फल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो आरंभिक मानव के बारे में चीज होगी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ऊपर कर देता हूं और भी ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। इंसानों का वैज्ञानिक नाम है श्वेता बिष्ट, वेरी गुड भाई। पत्थरों के औजारों का उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सीलने के लिए किया जाता था, ठीक है। लोग गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास भी थी। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औरतों, बर्तन और इमारती जैसी वस्तुओं में अवशेष मिलते हैं। अब जैसे उस बच्चे ने आंसर बताया ना, तो आंसर बनाने के साथ उसने इतने सारे स्टिकर भेज दिए ताकि मेरी नजर कमेंट बॉक्स में पड़ जाए, ठीक है। तो ये भी बढ़िया तरीका होता है अपने आप को नजरों में लाने का। वरना जब मैं क्लासरूम में होता था और मान लीजिए मैडम ने कोई क्वेश्चन पूछा, अब मान लीजिए अगर मुझे आता था तो मैं चुप रहता था क्योंकि मैडम ये सोचती थी ये चुप बैठा है तो इसको नहीं आता, तो वो हमसे पूछती थी। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आता था तो मैं कहता था मैडम मैं बताऊंगा, मैडम मैं बताऊंगा, तो बोलती थी नहीं तुम नहीं बताओगे, तुम बैठ जाओ। तो देखो ये होता है टीचर को बेवकूफ बनाने के तरीके। अब जैसा आप लोगों ने इतनी कमेंट दिया तो आप लोग देख लीजिए।
श्वेता जी, ठीक है। बुरजोम, इसके बारे में देखते हैं। वर्तमान जो कश्मीर में है, इसके लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतारने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। आगे बढ़ते, ये आपका टॉपिक हो गया खत्म। फ्रेंड्स, बीच बीच में थोड़ी सी आपसे बात कर रहा हूँ, क्लास लंबी हो रही ना, तो थोड़ा माहौल अपना सही बना रहे, इंटरेस्टिंग बना रहे। देखो, पांडुलिपि कितनी बार पूछा गया आपके सीटेट के एग्जाम में, मैन्युस्क्रिप्ट बहुत बार रिपीट हुआ है आपका, इसके बारे में पढ़ लो डिटेल में। अतीत की जानकारी, जितनी भी हमारी आज तक पास्ट की जो जानकारी है, हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना। या तो पुस्तक ढूंढ लो जो अतीत में लिखी गई है, ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। तो समझ गए आप लोग, मैन्युस्क्रिप्ट किसको कहा जाता है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अब सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन ये आया था कि जो पांडुलिपि है सबसे पहले किस पर लिखी गई, तो किस पर लिखी गई, ताड़पत्रों पर लिखी गई। ठीक है, आगे देखते हैं। ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तक में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार की विषयों की चर्चा मिलती है। तो पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट आपका खत्म, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। आगे देखते हैं, अगला आ गया आपका अभिलेख। ये आपका भाई साहब कई बार आया है, छोटा सा टॉपिक है, खत्म करते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक, जो कोई राजा होता था, या अन्य लोग अपने आदेशों को इसी तरीके से लिखवाते थे, उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। ठीक है, आपने देखा ना फिल्मों के अंदर वो लाता है आदेश सर पढ़कर लाता है कि ये देखो राजा साहब ने ये चीज बोली है। अभिलेखों में शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा भी रखते थे, रिकॉर्ड भी रखते थे। इससे हमारी लड़ाई हुई है, इससे जीते हमारे, ये सब चीज अभिलेख के अंदर लिख की जाती है। तो अभिलेख हो गया भाई आपका खत्म। आगे देखते हैं पुरातत्वविद के बारे में, कि वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। इसके अंदर वे औजारों, हथियारों, बर्तन, आभूषणों तथा सिक्कों के प्रति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। पुरातत्वविद जो होते हैं वो जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। यानी पुरातत्वविद सब कुछ ढूंढ लेते हैं जो अतीत में होता है, A to Z। ये तो इनका बेसिकली काम होता है फ्रेंड्स, पुरातत्वविद का। चलिए देखते हैं अब आपके अगला खत्म भाई। देखो, एनसीईआरटी के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे आज आपके कंप्लीट करा दिए मैंने। थोड़े से ही टॉपिक बचे हैं, बहुत ही कम मात्रा में टॉपिक। वो दूसरा मेरा वाला चैनल है सीपी स्टडी पॉइंट, इस पर आप जाके देख लेना। फॉरम आंसर इस पर आपको अपलोड कर देंगे। बाकी के एनसीईआरटी के बहुत ही ज्यादा जो टॉपिक बचे हैं, लेकिन जितने महत्वपूर्ण टॉपिक थे वो आज की वीडियो में मैंने कंप्लीट करा दिए। सीपी स्टडी पॉइंट पर अगर आप बाकी के टॉपिक को देख लोगे तो आपकी पूरी की पूरी सोशल साइंस यानी कि एसएसटी कंप्लीट हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप, सीपी स्टडी पॉइंट को भी और मेरे वाले चैनल को भी, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट महामैराथन क्लास आप लोगों के लिए आने वाली है। इस महामैराथन क्लास में अब आपके लिए होगी संस्कृत, उसके अलावा होगी आपकी इंग्लिश और उसके अलावा होगी आपकी साइंस। ठीक है, और बाकी के जो है आपके जो भी पार्ट 2 है वो आपको सीपी स्टडी पॉइंट पर आपको मिल जाएंगे। तो इस चैनल को अभी जाइए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपको मिल जाएगा। इंग्लिश के अंदर ग्रामर नहीं आती है तो ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई आपको श्वेता जी, इंग्लिश के अंदर ग्रामर नहीं आती। ठीक है, महामैराथन क्लास जब मैं आपको इंग्लिश की दूंगा, देखना उस टाइप का आपका पेपर बनेगा जो मैं आपको अपने चैनल पर दूंगा। तो बस ये 2 चैनल आपके लिए फ्रेंड सफिशिएंट रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस चैनल पर अभी जाके देख लेना इसका पार्ट 2 जो आज आपका थोड़ा बहुत रह गया, वरना सारी एनसीईआरटी मैंने कंप्लीट करा दी, तभी इतनी वीडियो बनी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों को देख लिया कितना मटेरियल आज की वीडियो के अंदर मिला है। तो कल भी तैयार रहना, कल किसी दूसरे सब्जेक्ट की महामैराथन क्लास के साथ मैं दोबारा आऊंगा। तो तब तक अपना ध्यान रख लेना, पढ़ते रहना। गुड नाइट और टेक केयर।